बगदाद में एक बहुत मालदार सौदागर है, उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है अली बाबा और एक का नाम है कासिम। एक दिन ऐसे ही जंगल में गया होता है तो उसे दूर से कुछ डाकू आते हुए दिखाई देते हैं। ये डर के उस दरख्त पे चढ़ जाता है। डाकू आते हैं, वो आके रुकते हैं, डाकुओं का सरदार आगे बढ़ता है, उस जाके कहता है खुल जा समसम। ये गधा अपना लेता है और जंगल में पहुंच जाता है। वहां जाके कहता है कड़ी गल है, टीले के खलो के कहता है खुल जा समसम, वो खुल जाती है। ये अंदर चला जाता है। ये भी जाकर नोट वोट भरता है, उठाता है शरफियां, सोने चांदी शरफियां सब। वापसी पे भूल जाता है। कहना क्या है? कहानी है बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरे पानी की, और हुकूमत है खसरो की। ये ईरान में है और हिंदुस्तान की सरहद पे जो पहला आदमी मिलेगा वो तुम्हें बताएगा बोलती चिड़िया, सुनहरा पानी और गाता दरख्त कैसे मिल सकता है। टिप मिलती है जादू नगरी से कि तुमने खजाने तक पहुंचना है जो मौजूद है पीकन शहर में, लेकिन उसके लिए तुम्हें 18 साल के एक जिद्दी लड़के से मिलना होगा जिसका बाप दर्जी हो और मर चुका हो और माँ जिंदा हो। अब वो ढूंढते 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 इवेंचुअली यहाँ पहुंचता है। जिद्दी लड़का, माँ जिंदा, बाप मर गया, बाप दर्जी था, 18 साल उम्र, अलादीन। अली बाबा और 40 चोरों की कहानी हो या अलादीन के चिराग की कहानी, ये सब हमें मिलती हैं अल्फ लैलवी दास्तानों से। फिल्मों और ड्रामों में दिखाई गई ये कहानियाँ असल में लिखी किस तरह से गई थी, ये आज सुनिए ज़िशान हुसैन से और एंजॉय कीजिए। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशान भी मैं बचपन से अली बाबा 40 चोर की कहानियाँ देखता आ रहा हूँ, लेकिन जब हम बात करते हैं अल्फ लैलवी कहानियों में तो वहाँ पर इस कहानी को किस तरह से पेश किया गया है? अली बाबा 40 चोर को एक्चुअली बड़े मुख्तलिफ अंदाज से ट्रीट किया है फिल्मों में। इस दास्तान पे जो भी ड्रामे बने हैं उसमें एक किरदार है जो अल्फ लैलवी दास्तान में मौजूद है, लेकिन कुछ मैं समझता हूँ कि थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस में और कुछ फिल्मों में वो किरदार मिसिंग है। वो किरदार है मर्जीना का किरदार। वैसे है कुछ जगहों में हमें नज़र भी आता है मर्जीना का, लेकिन कुछ जगहों में मुझे नहीं भी मिला। अली बाबा 40 चोर की कहानी में वो मर्जीना का किरदार बड़ा अहम है क्योंकि असल तो वही किरदार है। अच्छा, इस कहानी का आगाज़ कहाँ से होता है, ओरिजिन क्या है, किस लोकेशन पे है, कौन कौन से करेक्टर हैं? अली बाबा 40 चोर की कहानी की सेटिंग है बगदाद। बगदाद में एक बहुत मालदार सौदागर है, उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है अली बाबा और एक का नाम है कासिम, यानी 2 भाई हैं। कासिम बहुत ही कमिटेड, बहुत फोकस्ड अपने काम में, ज़िंदगी के मामूलात के साथ और लेन देन में बहुत खरा। अली बाबा अक्खड़ मिजाज भी है, ज़हीन भी है और थोड़ा आवारा भी है। बहुत ज़्यादा बदकिरदार नहीं है, लेकिन केयर फ्री शख्स है, पैसा ज़ाया भी कर देता है, इस मिजाज का इंसान है। अब बाप के मरने के बाद जायदाद तकसीम होती है दोनों भाइयों में। कासिम अपना हिस्सा लेके अपनी दुकान शुरू कर देता है बाज़ार में, रोज़ाना एक वक्त पे जाता है, काम करता है, उसके क्लाइंटल बनती जा रही है। अली बाबा पैसे उड़ाता जा रहा है, खर्च करता जा रहा है। घर में ये फ़िक्र भी है कि पता नहीं ये ज़िंदगी में क्या करेगा। एक दिन ऐसे ही जंगल में गया होता है, लकड़ियाँ काटता है, लकड़ियाँ काट के थोड़ा सस्ता रहा होता है वापस जाने के लिए कि वो उस बंडल को उठा के लेके जाएगा, तो उसे दूर से कुछ डाकू आते हुए दिखाई देते हैं। अब ये डर जाता है। ये डर के उस दरख्त पे चढ़ जाता है। डाकू आते हैं, वो आके रुकते हैं, डाकुओं का सरदार आगे बढ़ता है उस पूरे प्रोटोकॉल के साथ, और वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ महज एक मट्टी का टीला सा है। वो जाके कहते हैं खुल जा समसम, और वो आहिस्ता 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 वो गुफा जो है वो खुल जाती है। वो खुलना शुरू हो जाता है और नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं अंदर। दूर अब ये बैठा दरख्त से देख रहा है कि नीचे तो अंदर अच्छे खासे कोई ताक बने हुए हैं, महलात हैं, बहुत ही खूबसूरत ज़र्क बर्क किस्म की कुमकुमे जल रहे हैं। ये दूर से बैठा देख रहे हैं। वो नीचे उतरते हैं डाकू, अंदर जाके फिर वो बंद हो जाती है और फिर बाहर एक टीला सा बन जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, पहले तो डरता है, इसका ख्याल होता है अगर देख लिया तो मारा जाऊंगा, लेकिन बहरहाल मुतजस्सिस भी है। अब ये थोड़ा फ़र्क भी है किरदारों का। कासिम फोकस्ड है
अपने काम से काम रखता है, वो बहुत ज़्यादा वंडर नहीं करता, बहुत ज़्यादा तजुर्बा करने के हक़ में नहीं है। लेकिन अली बाबा मुतजस्सिस है। अब वो बैठा देख रहा है, वो डाकू बाहर आते हैं और गधों पे बहुत सा सामान लदा होता है, अशरफियाँ होती हैं, और दोबारा उस गार का धाना बंद करते हैं और वापस चले जाते हैं। सरपट घोड़े दौड़ाते हुए वापस जाते हैं, तो ज़ाहिर है ये नीचे उतरता है, अब इसने वो सुन तो लिया होता है खुल जा समसम, और गार के धाने के पास जाके वैसे ही कहता है उस सरदार की तरह, डाकुओं के सरदार की तरह, खुल जा समसम। वो खुल जाता है, ये अंदर चला जाता है। अंदर अब बहुत सी अशरफियाँ हैं, बहुत सोना चांदी, तश्तरियाँ, जेवरात, जवाहर, एक हर तरह के, ये जो कुछ उठा सकता है उठाता है। गधा भी एक आध होता है इसके पास, उसके ऊपर भी लाता है, अशरफियाँ भी रखता है जो बांध बांध के। ये भी ख्याल करना होता है कि जंगल में अशरफियाँ गिरी न जाएं, तो वापस आके वैसे ही कार के धाने को बंद करता है और लेके अशरफियाँ घर आ जाता है। अब घर में इसकी बीवी ये कहती है कि ये क्या तुम ले आए हो? वो कहता है पहले हम इनको गिनेंगे, तो गिनने के लिए तुम ये कोशिश करो, बताना किसी को नहीं, लेकिन कासिम के घर से तराजू मंगवा लो। वो जाती है और उसकी कासिम जो उसका भाई है, उसकी अपनी बीवी से कहती है कि मुझे तराजू दो। अब कासिम की बीवी सोचती है ना, दे घर ते खाण वास्ते कुछ है नहीं, ना दाल, ना चावल, ना चीनी, ना कोई, तराजू इन्होंने क्या करना है। उसको शक गुजरता है, वो तराजू के नीचे मोम लगा देती है। हाँ, वो तराजू के नीचे मोम लगा देती है, ताकि अगर कोई भी चीज़ तोली जाए तो किसी तरीके से कोई दाना दुनका उसके साथ चिपक जाएगा और मुझे पता चल जाएगा। ये तराजू लेके घर आ जाते, तराजू में अशरफियाँ तोलते हैं कि ये 912, 312, 812, 1012 जो भी, लेकिन एक अशरफी वही होता है कि साथ लगी रह जाती है। जब तराजू वापस किया जाता है तो अशरफी लगी होती है, कासिम की बीवी को पता चल जाता है और वो हैरान होती है कि इनके पास अशरफियाँ कहाँ से आ गई। वो कासिम को बताती है। अब कासिम के अंदर जो कि बहुत ही साधु सा, बहुत अपने काम से काम रखने वाला, ज़िंदगी के नशेब व फराज में ना उलझने वाला, ये जो होते हैं ना इस टाइप के फोकस्ड, बहुत अपने इंट्रोवर्ट, बज़ाहिर बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत अपने काम से काम रखने वाले, वो और बात है मेंबर पे आके कुछ ना कहा, खामोश लोग बला के ख़तीब होते हैं, ये वो टाइप है कासिम। मीसना ये होते हैं ऐसे, ये जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाले, ईमानदार, शरीफुन नफ्स, अपने काम से काम रखने, उनके अंदर तरातुम खेज़ मौजें होती हैं अमूमन, हसद की, रखाबत की, लालच की, तमा की, हिर्स की, उसके अंदर भी थी। वो जाके मिलता है अली बाबा से और वो कहता है मुझे बताओ कि ये तुम्हारे पास अशरफियाँ कहाँ से आई हैं, अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि तुमने कुछ लूटा है और तुम्हें पकड़ लेंगे। अब वो हर तरह से धौंस देता है, हर तरह डराता है, ब्लैकमेल करता है। बहरहाल अली बाबा मजबूर होकर उसे बता देते भाई मैं तो जंगल में गया हुआ था और वहाँ से ही मुझे मिली। अभी खोता जो गधा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जरिया गधा ही था, ये गधा अपना लेता है और जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ जाके क्या कहता है कड़ी गल है, टीले के खलो के कहता है खुल जा समसम, वो खुल जाती है। अब खुल जा सम, ये अंदर चला जाता है, ये भी जाकर नोट वोट भरता है, उठाता है अशरफियाँ, सोने चांदी अशरफियाँ सब, वापसी पे भूल जाता है कहना क्या है, आड़दा तो पता ही जानता नहीं, पता लगा अंदर बंद हो जाता है। अब वो कुछ देर बाद डाकू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो रोज़ ही आना होता है, उन्होंने तो अपना ख़जाना जमा भी वहाँ करना है, वो उनका माल गोदाम है। वो लूट मचाने के बाद या चोरी चकारी करने के बाद जो कुछ उनके हाथ माल मिल लगता है वो तो वहाँ रखते हैं और यहीं से लेके जाके बेचते भी हैं। अब वो आ जाते हैं, इसको देखते हैं, पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं इसको? इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं इसको। घर में कोहराम मच जाता है, बहुत बाबेला होता है। अली बाबा को तो पता है कि वो कहाँ गया था, वो अपने शक के ज़ेरे असर वहीं जाता है और उसे लाश के टुकड़े मिलते हैं। अच्छा। जो वो उठा के लाता है, फिर ज़ाहिर है उसके भाई की लाश थी वो। अब लाश के टुकड़े में उस लाश को दफनाना भी है, कफन कैसे पहनाया जाए। अगर ये बात खुल गई कि ये टुकड़े हुए थे लाश के, तो एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा कि ये वहाँ गया क्यों, वहाँ ऐसा क्या था, क्या दुश्मनी थी, किसने किया, इसका दुश्मन कौन था, दुश्मनी की वजह क्या थी। वो तो एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा सवालों का। उन सब से बचने के लिए एक किरदार है इसमें
कासिम की मुलाजमा का जिसका नाम है मर्जीना। मर्जीना एक दर्जी को बुलाती है जिसका नाम है मुस्तफ़ा। वो दर्जी ज़रा बूढ़ा है लेकिन अपने काम बड़ा हुनरमंद है, अपने काम में बहुत मशाक है। उसे बुलाते हैं कि वो आके इसका कफन ऐसे सिए कि ये पता ना चले कि ये टुकड़ों वाली लाश है, यानी लाश के टुकड़े में। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि फिर वो राज खुलने का भी अंदेशा है, फिर ये कि सुबकी भी हो सकती है, फिर ये भी कि बेहुरमती भी है एक लिहाज से। बहुत से उसके दिल में अंदेशे गुजरते हैं और मुस्तफ़ा को बुलाती है, बल्कि मुस्तफ़ा से ये कहती है कि मैं तुम्हारी आंखें बंद करके लेके जाऊंगी कासिम के खैर, मुझे एक ऐसा कफन तुमने सीना है जो जैसे पहनाया जाए लाश को तो ये ना लगे कि उसके टुकड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं ये तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके चार्जेस वगैरह। तो वो कहती है फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम खुश हो रहोगे। तो देती भी है, वो 8-10 अशरफियाँ देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके काम से ज़्यादा पैसे देती है, आंखों में पट्टी बांधती है और उसे ले जाती है कासिम के घर। वहाँ जाके वो कफन उसे बनाया जाता है, सिया जाता है, पहनाया जाता है, टुकड़ों को जोड़ा जाता है और फिर उसकी तदफीन कर दी जाती है। मुस्तफ़ा आगे अपने काम में लग जाता है। अब वो सरदार देखते हैं कि यार ये बंदा था कौन जिसे मारा है। इस तरह तो लोग आना शुरू हो गए, हमारे राज कैसे पता चला? राज पता चल गया। लोग इस तरह ऐसे हर कोई आगे खुल जा समसम क्या कहते वंडो वंडी दे पैसे ले जाएगा, अशरफियाँ चुकी जाएगा, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। वो आपस में तय करते हैं कि ऐसा खुरा नपो, ट्रेस किया जाए कि वो है कहाँ। खैर वो बंदा जाता है उनका डाकुओं का, वो जाके देखता है इधर उधर, लोगों से मिलता जुलता है, बात करता है, कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ पता नहीं चलता। शाम का वक्त हो जाता है और दुकानें बंद हो जाती हैं, माँ सिवाय एक दुकान के जिसमें एक बूढ़ा आदमी मुस्तफ़ा, वही दर्जी, वो बैठा कुछ काम कर रहा होता है। ये जाके उसकी दुकान में बैठ जाता है थोड़ा सस्ताने के लिए। और जब बड़े इन्हमाक से काम करते देखते हैं वो डाकू मुस्तफ़ा को, तो वो कर्टसी से कि कहता है कि बाबा जी बहुत तेज़ नज़र है इस उम्र में भी आपकी। बाबा जी भूल चुके होते हैं कि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं कुछ बताऊंगा नहीं। बाबा जी अपने जोश और जज्बे में, फ़रते जज्बात में कह देते हैं कि अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है जो काम मैं कर रहा हूँ। मैंने पिछले दिनों एक लाश का कफन सिया है जो कटी हुई थी, यानी इतना मैं मशाक हूँ, इतनी महारत है मुझे अपने काम में कि मैंने एक कटी हुई लाश का, वो उसके कान खड़े हो जाते हैं डाकू के। वो कहता है अच्छा इसने वो कहाँ थी वो लाश, कौन था वो। अब ये फ़ौरन सेंस कर लेता है अपनी हमाकत को मुस्तफ़ा कि ये मैंने क्या कह दिया। हो कहता नहीं बस मैं तो यही बताना चाह रहा था कि मेरी नज़र वाकई तेज़ है और मैं बड़े इनहमाक से बड़े मुश्किल काम कर लेता हूँ, बड़ी बारीक बीनी से। वो कहता गाल सुन, मैं तेनों देनी है अशरफियाँ, आपने मुझे बताना है कि किसकी लाश थी। वो कहता जी बता तो मैं दूंगा आपको, लेकिन इससे तो रास्ते ही नहीं पता, इसकी आंखों पे तो पट्टी थी। इसकी आंखों में पट्टी थी कि मुझे तो जो लेके गए थे वो कफन सीने के लिए, उसने तो पट्टी बांधी हुई थी मेरे, तो मुझे तो रास्ते का नहीं पता कि कहाँ रहता था, कौन था वो बंदा। वो डाकू भी बड़ा ज़हीन होता है। वो कहता है यार आपको ये तो पता होगा ना कि आप कितने कदम चले थे, कितने मोड़ मुड़े थे, तो गड़ा मर्सिडीज बैग गया है। वो कहता हाँ ये मैं बता सकता हूँ, मैं कितनी देर चला था, कितने मोड़ गुजरे, कहाँ कहाँ मैं रुका। वो कहता बस पट्टी बांधना कहा दे। वो दिया कहते पट्टी बांध के तो टुराना शुरू कर देंगे। अब वो लेके चल पड़ता है उसको। ठीक है। मुस्तफ़ा जाता रहता है और उसको ये अंदाज़ा होता है 3-4 मोड़ मुड़ने के बाद किसी एक जगह पहुँच के कहता है कि यहाँ था मैं, इससे आगे मैं नहीं गया और मैं यकीन से कह सकता हूँ। और डाकू कहता है कि और घर किस तरफ था, वो कुछ अंदाजे बताता है कि दाएँ हो गए, बाएँ, सामने। अब उसको अंदाज़ा हो जाता है डाकू को कि कुछ ये घर था और वो कासिम ही का घर था। डाकू कहता है बस ठीक है मेरा काम हो गया। सुर्ख रंग का एक निशान लगाता है और मुस्तफ़ा को वापस उसके दुकान पे छोड़ के उस अशरफियों और पैसे दे के चला जाता है। और जाके कहता लुट लिया ये मेला लुट लिया, लभ गया जी लभ गया। वो डाकू कहते ने तू किस तरह लभ लिया, कहता बस ही लभ लिया, मैं घर भी लभ लिया तो निशान भी लाया, उठो छेती करो। वो सारे उठते हैं, पहुँच जाते हैं। लेकिन इसी असना में एक जहानत का सबूत दिया होता है मर्जीना ने, जो कि अली बाबा 40 चोर की एक्चुअली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अब जब वो निशान लगा के गया होता है तो मर्जीना कहीं बाजार से वापस आती है
वो आके देखती है कि है बाकी और किसी घर पे निशान नहीं है, बहबूदे आबादी वाले भी इदारे नहीं बने, ए कौन है जो निशान ला गया। उसको शक गुजरता है कोई गड़बड़ है, क्योंकि खटका तो हर वक्त रहता है उसको। वो हर घर के ऊपर निशान लगा देती है और चली जाती है। अब वो डाकू जो है वो बाकी साथियों को लेकर साथियों को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो हर घर पे निशान लगा होता है। वहाँ बड़ी लान तान होती है कि यार तू क्या ऐसा बंदा है, उसका कितने लै गए हैं, साडा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, असी डकैतियाँ करनियां वेले तो नहीं बैठे यार। अब वो उसको खैर वापस चला जाता है बेचारा। लेकिन मसला ये है उनके दरमियान कि जब तक वो ट्रेस नहीं कर लेंगे उस घर को या उन मकीनों को या उन लोगों को जिन्हें उनके राज का पता है, वो चैन से कैसे बैठ सकते हैं। वो तो कभी भी कोई आके उस सब कुछ उठा के लेके जा सकता है। अब ये दोबारा एक मीटिंग करते हैं, दोबारा सारी प्लानिंग करते हैं, उस डाकू को दोबारा भेजा जाता है। वो आता है डाकू दोबारा और वैसे ही वो आंखों पे पट्टी बांधता है, वैसे मुस्तफ़ा को लेके जाता है, उन्हीं रास्तों से गुजारता है, वही मोड़ गुजरते हैं, उसी जगह पहुंचता है, उसी घर की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस दफ़े वो ये तमाम मोड़, ये तमाम रास्ते, ये तमाम निशानियां अज़बर कर लेता है। अब मसला ये है कि डाकुओं का सरदार मुस्तरब है, परेशान है, डिस्टर्ब्ड है। वो ये कहता है कि भाई मैं उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता इस डकैती वाले काम में जब तक कि मैं ट्रेस ना कर लूँ उस बंदे को जिसे हमारे राज का पता है। तय ये पाते हैं कि डाकुओं का सरदार तमाम 40 डाकुओं को तेल के बड़े बड़े एक कुप्पे में बंद करके, जो खाली होंगे, लेके जाएगा। ताजिर बन के उस घर का तो पता चल चुका है। अब उस घर पे नॉक करेंगे, उन्हें दस्तक देंगे, वहाँ जो भी होगा उससे अर्ज़ करेंगे कि हमें रात हो गई तो हमें ठहरा लें। ये 8वीं-10वीं सदी में एक दस्तूर भी था। अच्छा हाँ, जब सराय नहीं हुआ करती थी, जब तो लोग इस तरह मुसाफिरों को देते थे। बिल्कुल, मुसाफिरों को अपने पास रख लिया करते थे एक रात गुजारने के बाद। वो जैसे हमने ह्यून सांग का भी डिस्कस किया कि लाहौर में रुक गए थे वो, तो वो 40 लोगों को तेल के बड़े बड़े कुप्पों में बंद करके वो डाकू साहब जो हैं सरदार ये ले जाते हैं और जाके कासिम के घर पे दस्तक देते हैं। अच्छा, अब ये याद रखिए कि कासिम की बीवी ने अली बाबा से शादी कर ली है। अली बाबा की बीवी इस पूरे वाक़े से जो कुछ हो रहा है 10 दिन पहले फौत हो चुकी थी। तो कासिम के मरने के बाद अली बाबा ने उससे शादी कर ली, तो वो दोनों इकट्ठे ही रह रहे हैं। ठीक है, और मर्जीना भी उन्हीं के पास, मर्जीना उन्हीं के पास है। वो जाके दस्तक देते हैं और अली बाबा निकलते हैं। अली बाबा से गुजारिश करते हैं कि हम लोग मुसाफिर हैं और ताजिर हैं, हम किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, लेकिन अंधेरी रात है, हम कहीं रुक नहीं सकते, सराय है नहीं कोई, तो आप हमें ठहरा लें रात के लिए। अली बाबा कहते हैं हाँ ठीक है, आप आके रुकें। वो वैसे भी काफ़ी दरिया दिल वाक़ हुआ था। और मर्जीना को हिदायत कर देते हैं कि भाई ये ताजिर हैं, आपने इनका ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे इनका सामान का भी और हमारे जो सौदागर साहब हैं इनका भी। मर्जीना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कहती हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो रख दो, एकड़ा एकड़े रख दो, तो बाकी रोटी पानी का मैं इंतज़ाम करनी है। अब वो रखते हैं, सौदागर कोई कमरा दे दिया जाता है, वो तो आप आराम फरमा लें। उनके दरमियान तय ये पाया होता है कि मैं जब तुम्हें कहूँगा तो तुमने बाहर आना है, खुद से बाहर नहीं आना, कुछ भी हो जाए। जो 40 चोर हैं, 40 चोर हैं, मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा, मैं आके तुम्हें कहूँगा काम का टाइम आ गया है, बाहर आ रहे हो। याद है जैसे वो हमने ठगों की बात करते हुए तम्बाकू खा लो, वो तो वो टाइम आ गया, कोई ना कोई क्यों रखा होता है, कोई कार्रवाई अब करनी है, कार्रवाई करनी है। इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो खुद से बाहर आ जाए। मर्जीना अपने काम करती फिर रही है, वो सौदागर के लिए खाने का इंतज़ाम कर रही है, और इसी असना में चलते फिरते घूमते घामते हुए उसको एक आवाज़ आती है उस कुप्पे से के अंदर से कि काम का टाइम आ गया, काम का वक्त आ गया, बाहर आ जाइए। कौन है, एडा कामा आ गया थे। उसको शक गुजरता है, इंटेलिजेंट तो वो है, और उसकी ये जो हिस्स है इन्वेस्टिगेशन की ये भी बड़ी तेज़ फड़कती है। वो उसके पास जाती है कुप्पे के पास और जाके कहती है हजे अंदर ही रहो। अब उसे शक गुजरता है कि जो बाकी तेल के कुप्पे हैं इनमें क्या है। वो हर एक के पास जाती है, आहट सुन के हर कोई पूछता है टाइम आ गया काम दा, काम आ गया, बाहर आ जाओ, चलिए काम चूक दइए, फटे चूक दइए। बस जो जैसे हर एक अपने अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक सरदार से बात करे, वो हर एक को कह रही नहीं नहीं बैठे रहो, अजय ठहर जाओ, जितों कमांगे तो बाहर आना, ठहर जाओ, हजे नहीं आना, हजे ठहर जाओ, आनी हम हजे नहीं बाहर आना, अंदर ही रहो। वो जब
आखिरी कुप्पे के पास पहुंचते तो वो खाली होता है, उसमें सच में तेल होता है? उसमें वाकई तेल होता है। अच्छा, इसमें हुआ भी कुछ ये होता है कि घर में जब ये खाना वाना पका भी रही होती है तो उसको अंदाज़ा होता है, जो जो दास्तान में लिखा हुआ है कि तेल नहीं है घर में, तो बजाय इसके कि वो किसी को जहमत दे या बाहर जाए, क्योंकि रात देर हो चुकी होती है जब ये पहुँचते हैं, तो वो कोशिश करती है कि वो तेल का बहुत बड़ा कुप्पा है उसी में से थोड़ा सा आरियतन तेल ले ले, खाना वाना पका ले, सुबह हम सौदागर को बता देंगे। वो इस चक्कर में वो सारे एक्सपोज हो जाते हैं। कहती अच्छा तो मैं खुआनी है पराठे। ये वो तेल निकालती है, गरम करती है और गरम गरम तेल सारे का सारा 40 कुप्पों में डाल देती है और 40 के 40 डाकू मर जाते हैं। उन्हें 40 डाकुओं का काम लाता कल ही नहीं। अब वो सारा नाश्ते वाश्ते का इंतज़ाम करती है मर्जीना सुबह सुबह, लेकिन जब वो नाश्ते के लिए बुलाने जाती है सौदागर को तो वो गायब। किधर होता है? भाग जाता है। वो 40 बंदे मार गए ना, तो उन्हें भी तो मारे जाना सी जो खलोता रहता, वो भाग गया। ये अली बाबा को बताती है। अली बाबा ने ऐसे कहा होता है कि तूने ख़ास ख्याल रखना है मेहमान का, तो वो अली बाबा को जाके बताती है कि असल में तो मेहमान नहीं था, असल में तो वो डाकू है, वो वही है जो आपको ढूंढता फिर रहा है, और भाग गया। अब वो डाकू बेचारा अकेला रह जाता है, डाकुओं का सरदार। अब वो सोचता है यार मैं क्या करूँ, पकड़ना मैंने है, टीट तो भी बड़ा है, ख़जाना सारा पड़ा हुआ है उसका। अली बाबा के एक बेटा है अब्दुल्ला, जिसे अली बाबा ने दुकान पे बिठाया होता है। ये जो डाकू है ये ख्वाजा हसन बन के एक नई दुकान खोलता है वहीं बगदाद में, उसी बाज़ार में। आहिस्ता आहिस्ता मिलना जुलना शुरू होते हैं, अब साथ काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छा, वो सौदागर अब्दुल्ला को दावत भी देता रहता है, शिकार पे भी लेके जाता है, कोई ये जो होते हैं तीतर शीतर मार के भी खिलाता रहता है। ज़ाहिर है उसने भी उसे ऑफ़र करनी होती है, इन्विटेशन देनी होती है। वो इसी लालच में तो ये सब कुछ कर रहा होता है, कभी ये भी मुझे घर पे बुलाएगा तो मुझे अली बाबा मिलेगा, अली बाबा को मैं पड़का दूंगा। ये दावत देता है अब्दुल्ला ख्वाजा हसन को, जो कि एक्चुअली डाकू है, अपने घर में और अपने बाप से इजाज़त देके। वो उसका बाप कहता है हाँ बुलाओ जी, जिन्हों मर्जी बुलाओ, अल्लाह साढ़े कुल बहुत है। अब वो ख्वाजा हसन आ जाता है, दावत शुरू हो जाती है। दावत के दौरान में ख्वाजा हसन यानी वो डाकू ये कहता है कि मैनू भाई जी तुसी जो मर्जी खुआओ, मैनू नमक नहीं खुआना। उन्होंने कहा जी क्यों? वो मैनू ज़रा परहेज़ है, नमक इसलिए नहीं खाता कि किसी के घर का नमक खाया हो तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठा सकते, सारे फिर नमक हरामी होती है। ये कुछ वैल्यूज़ थी जो उस वक्त भी वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊँ, हमारा जो नमक है, हमारा जो क्योड़ा वाला पूरी दुनिया खा रही है, तो पूरी दुनिया साढ़ा नमक हरामी खा रही है। अच्छा, वो लोग, उनमें ये वैल्यूज़ थी। मर्जीना को पता चलता है कि खाना तो मर्जीना ने पकाना है। मर्जीना को पता चलता है जी जो मेहमान आए हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने नमक नहीं खाना। उसका माथा ठनकता है। वो जाती है देखने के लिए, मैं जाके देख रही है कौन जरा नमक नहीं खाता, एडा मिठा खाने वाला। वो जाके दरस में से देखती है, वो तो वही सौदागर। अच्छा, वो पहचान जाती है गया तो वही जरा तेल दे कड़ाए लेके आया सी, वही है जरा निशान लगा के गया था जो। अब वो कहती है अच्छा, अब मर्जीना खाने तो पकाती है, काली मिर्च और दही में डाल के खाने पका देती है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। साथ ही वो एक नया खेल खेलती है। अब क्या करती है? अब वो कहती है खाना खिलाते हुए कि अली बाबा से कि हमारे इतने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, इनकी जमालियाती हिस्स इतनी ज़्यादा अच्छी है, ज़ौक़ इतना अच्छा है, जो चीज़ें ये हमारे लिए लेके आए हैं वो तोहफ़े इतने खूबसूरत हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं इन्हें गीत सुनाऊँ। कहता सानू तो कदी नहीं, तो जोर सुना दे, कोई गल नहीं। अब वो गीत गाना शुरू हो जाती, गाती तो बहुत अच्छा है। गाते गाते वो हाथ में चाकू भी निकालती है और वो चाकू को अपने गीत का एक हिस्सा ही बना लेती है। जैसे हम अफ्रीकन कुछ उसमें भी देखते हैं ना कि वो किसी असलहा भी, ऐसे चाकू डैगर कोई ना कोई लेके वो गा रहे होते हैं, तो वो ऐसे करती है। प्रॉप के तौर पे खंजर पकड़ा होता है, वो वाकई खंजर होता है। बोले कभी वो खंजर लेके अली बाबा की तरफ आती है, कभी वो अब्दुल्ला की तरफ जाती है, कभी वो ख्वाजा हसन की तरफ जाती है जो डाकू है, और इवेंचुअली ये करते 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 ख्वाजा हसन के सीने में खंजर उतार देती है। ख्वाजा हसन साहब फारग। अब वो पूछते हैं कि ये तूने क्या किया, ये तो हमारा मेहमान था। वो कहती है सौदागर नहीं हैगा, ना है मेहमान है, ना है ਤੁਹਾਡਾ दोस्त है, ए वही खबीस है जरा डाकू लेके आया सी, डाकू है जिसने कासिम को मारा था, जिसने कासिम को कत्ल किया है, ये आपको भी कत्ल करना चाह रहा था। तो ये यहाँ ड्रॉप सीन होता है अली बाबा 40 चोर की कहानी का। अच्छा, डाकू मर गया, अब इतना खजाना गुफा उसका क्या बनता है?
ख़त्म हो गई कहानी भाट साहब। अब आपको जंगल का रास्ता बताता हूँ, आप ख़जाना खुद ढूंढ लीजिएगा जाके। बस फिर मेरे इस मासूमाना सवाल का जवाब जो है वो ऑडियंस कमेंट में दे देगी। लेकिन अगर हम देखें अली बाबा 40 चोरों की ये कहानी, इसके मकबूल होने की क्या वजह है कि इस पे फिल्म्स बनी, इस पे कार्टून बने, बच्चा बच्चा इस कहानी को जानता है। जी भाट साहब, बिल्कुल। अलादीन का चिराग और अली बाबा 40 चोर की कहानी, ये तो हमारे मुहावरे में भी आ गए, अंग्रेज़ी मुहावरे में भी है, उर्दू मुहावरे में भी है। और इसकी मकबूल, दोनों कहानियों के मकबूल होने की वजह एक तो ये कि इनमें कॉज एंड इफ़ेक्ट बहुत लॉजिकल है। दूसरी बात यह है कि इसमें इंसानी किरदार अपनी गलतियों से, हमाकतों से, जहानत से और श्रीवडनेस से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, किसी मंतकी तरीके से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पे अली बाबा 40 चोर में, अलादीन अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। अलादीन के मकबूल होने की वजह कुछ और है। अली बाबा 40 चोर में ये है कि वो बड़ी ही टेंस सिचुएशंस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं, बहुत से लोग हैं जो एक शख्स को मारना चाह रहे हैं और वो शख्स हादसाती तौर पे, इत्तफाकी तौर पे बचता है, और बचता भी अपनी किसी जहानत की वजह से नहीं है, वो अपनी मेड की जहानत की वजह से बचता है। तो वो एक ड्रामेटिक सिचुएशन इसकी बहुत शानदार हैं, इसलिए मेरा ख्याल है अली बाबा 40 चोर बहुत मकबूल हुई है। अच्छा, वैसे मैं भी एक फ़िल्म मेकर हूँ, अगर मैं किसी कहानी पर फिल्म बनाना चाहूँ तो वो कोई ऐसी कहानी आप बता सकते हैं जिसके ऊपर फिल्म बन सके? हाँ, बहुत सी कहानी है। एक तो हसन खुबाल की कहानी हमने डिस्कस की थी, बहुत ज़बरदस्त कहानी, और मैं हैरान हूँ उस पर अब तक फ़िल्म क्यों नहीं बनी। उससे इंस्पायर्ड फिल्में ज़रूर बनी हैं लेकिन उस पर नहीं बनी। फिर हमने एक कहानी है, 3 बहनों की कहानी जो ईरान में रहती हैं, उनकी कहानी है, वो भी बड़ी दिलचस्प है कहानी। उसमें क्या होता है? दरअसल उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इफ़ेक्ट्स का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, माफूकुल फितरत दुनिया दिखाने का, इंसानी नफ्सियात की जो पेचीदगियाँ हैं उन्हें दिखाने का बड़ा मार्जिन है। जो ये कहानी है 3 बहनों की, जो कहानी है ईरान की, और हुकूमत है खिसरो की, यानी बादशाह खिसरो की हुकूमत है। जैसे कि खलीफा वक्त और बादशाहों का एक वतीरा हुआ करता था, वो आम लिबास ज़ेब तन करते थे और निकल जाया करते थे देखने के लिए कि अवाम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके हालात क्या हैं, तो वो खिसरो भी निकल जाते हैं। अच्छा, हम बाद में हिंदुस्तान में भी देखते हैं कि अकबर भी इस तरह से निकलता था। हाँ, अकबर के बारे में शायद मशहूर हो, लेकिन अकबर इस तरह शायद नहीं निकलता था। अच्छा, सिर्फ फिल्मों में ही दिखाते हैं? हाँ, वो फिल्मों में दिखाते हैं। ये अकबर कभी ऐसे गली कूचों में नहीं निकलता था, क्योंकि वो ज़रा अकबर के आते तक ज़माना बहुत बदल चुका था। ये हम जो बात कर रहे हैं ये 8वीं सदी है, अकबर जो है वो 16वीं सदी है। तो 800 साल बाद ज़माना बहुत बदल गया था। इस तरह बिल्कुल जासूसी करने के ये टैक्टिक्स बहुत पुराने हो गए थे, और ख़ुद खलीफा वक्त जाए ये बड़ा मुश्किल हो गया था। अकबर के अपने बहुत से लोग थे जो बता दिया करते थे क्या हो रहा है बाहर। खिसरो निकलता है बाहर, और ये तो वैसे भी कहानी है, हो सकता है ये भी ना निकलते हो, कहानियों में बस पता चलता है कि निकले। खिसरो निकलता है बाहर और एक घर के पास से गुजरता है। उस घर से कुछ औरतों के बोलने की आवाज़ आ रही होती है, वो सुनना शुरू कर देता है। उन 3 औरतें हैं, उनमें से एक बड़ी बहन है, वो कहती है कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मुझे इतना कुछ पकाना पड़ता है, तन्नूर के ऊपर बैठना पड़ता है, काश मेरी शादी बादशाह के नान बाई से हो जाए, मेरी जान छूटे इस सारे घन चक्कर से, इस सारे मेहनत से जो मैं करती हूँ। तो उससे छोटी बहन कहती है कि मैं तो कहती हूँ मेरी शादी बादशाह के बावर्ची से ही हो जाए, अनवा अक़साम के खाने खाऊंगी, वो बादशाह के लिए तो बनाएगा, मेरे लिए भी बनाएगा। अब ये भी याद रखिए कि उस ज़माने में खाना वाना बनाना ही बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हुआ करती थी। तीसरी कहती है अगर शादी ही करनी है तो बादशाह के बावर्ची से क्यों, बादशाह से क्यों ना शादी हो जाए। अच्छा, अब वो सुन लेता है खिसरो, वो वापस जाता दरबार में, वो कहता तिना नो कल साध लो। वो तीनों को बुला लेते हैं दरबार में, वो बुला के कहता जी आपकी ये ख्वाहिश है, आपकी ये ख्वाहिश है, आपकी ये ख्वाहिश है, मेरे तुसी अवाम हो, तुहाडी ख्वाहिश पूरी करना मेरा काम है। एदी नान भाई ना शादी कर दो, एदी बोरजी ने कर दो, तू मेरे नाल शादी कर ले। वो शादी हो जाती। अब शादी हो जाती है, तीनों की शादी हो जाती है, तीनों की ख्वाहिश के मुताबिक होती है।
इंसानी फितरत, इंसानी नफ्सियात की पेचीदगियाँ देखें आप। ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन यहाँ से हसद जन्म लेता है उन दोनों बहनों का अपनी छोटी बहन के खिलाफ कि साढ़े वास्ते वो वर्जी रह गया सन, उन्होंने बादशाह मिल गया। अच्छा, उस ज़माने में भी जो औरतों के अंदर अमूमन सुनते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन जो सुना जाता है, जो ड्रामों में दिखाया जाता है कि आपस में जो जेलसी का एक फैक्टर होता है, अल्फ लैलवी कहानियों में क्या होता था अमूमन? बट साहब ये इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ हैं, इंसानी नफ्सियात की कमज़ोरियाँ हैं, या कुछ अगर हम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इंसानी समाज की कमज़ोरियाँ हैं जो हमारी नफ्सियात में सरायत कर चुकी हैं। अच्छा, ये मर्द में ज़्यादा होती हैं या औरत में? अगर मैं और आप ये कहेंगे कि औरत में ज़्यादा होती हैं तो लोग जूते उठा लेंगे। अगर शेक्सपियर कहेगा तो वो मान लेंगे। शेक्सपियर कहता है फ्रैलिटी द नेम इज़ वुमन। ऑस्कर वाइल्ड कहता है देयर नेवर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन वुमेन, देयर इज़ ओनली सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। यानी कहते हैं इनकी आपस में दोस्ती नहीं होती, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। तो ऐसे बहुत से अनातोली फ्रांस या बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने औरतों के बारे में कहा हुआ है, लेकिन मर्दों ने कहा हुआ है, औरतों ने नहीं कहा हुआ, या औरतों ने मर्दों के बारे में ऐसी बातें नहीं कही हुई। हालांकि रकाबत, हसद, एम्बिशन और मुंतक़िम मिजाजी ये मर्द में भी उतनी ही तवाना है या उतनी ही शिद्दत से पाई जाती है जितनी कि औरत के अंदर पाई जाती है। तो औरत और मर्द की तखसीस बहरहाल इसमें गलत है। ये इंसानी फितरत की कमज़ोरी है, हमें इसे मान लेना चाहिए। छोटी बहन की बादशाह से शादी हो जाना, उसका स्टेटस चेंज हो जाना, वो मलिका बन गई है, ये अब हालांकि ख्वाहिश तो उनकी थी लेकिन ज़ाहिर है उससे हसद करती हैं। सिर्फ हसद ही नहीं करती, बहुत घिनौना खेल खेलती हैं। क्या करती हैं? होता ये है कि मलिका यानी कि इनकी सबसे छोटी बहन सबसे पहले उम्मीद से होती हैं। अच्छा, वो अपनी बड़ी बहनों से प्यार करती है, वो उन्हें बुला लेती है, बादशाह से कहती है कि जी आप उन्हें बुला दें, वो मेरे पास रहेंगी, मुझे निगहदाश्त करेंगी। ये दोनों भी ये चाह रही होती हैं किसी तरीके से इसके करीब जाएं, महल में आ जाए। महल में आ जाएं। ये जाती हैं, उसके बेडरूम तक पहुंच जाती हैं, उसके करीब पहुंच जाती हैं और एक प्लान बनाती हैं। वो ये कि जब इसका बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को हम गायब कर देंगे और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देंगे। और जब पूरे शहर में, पूरे मुल्क में ये बात फैलेगी कि मलिका के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है, तो ज़ाहिर है बादशाह बहुत गुस्से में आएगा, वो इसे कत्ल कर देगा। बच्चा पैदा होता है, बच्चा बहुत खूबसूरत था, ये बच्चे को गायब करती हैं, एक टोकरी में डालती हैं, दरिया में बहा देती हैं और बिल्ली का बच्चा रख देती हैं। पूरे मुल्क में खबर फैल जाती है कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह गुस्से में फिरता है, लाल पीला, समझ नहीं आ रहा उसे कि हो क्या रहा है, ये मेरे साथ हुआ क्या है। जी उसका चाहता है कि तलवार निकाले और मलका दे, टोटे टोटे कर दे। वो टोकरी जिसमें बच्चा है वो एक माली को मिल जाता है। वो माली बे औलाद है, वो उस बच्चे को बड़ी मोहब्बत से पालना शुरू कर देता है। यहाँ वज़ीर बादशाह को समझाता है कि कुछ अनहोनी हो गई है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, उस टाइम के जो लोग थे वो यकीन कर लेते थे ऐसी बातों पर, या कहानियों में हम देखते हैं कि अगर किसी औरत के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ, लोग मानते थे? नहीं, अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता था, लेकिन आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि फ़लाँ के यहाँ अजीबुल खलकत बच्चा पैदा हुआ, फ़लाँ के यहाँ दो धड़ वाला बच्चा। हम किस ज़माने में टीवी देखा करते थे तो एक बड़ा मशहूर ड्रामा था जिसमें इसका दो धड़ वाला बच्चा देखो, दो धड़ वाला बच्चा देखो। सर देखिए, कहानी में मुबालगा राई तो इसीलिए होती है ना कि वो लगे बंदे पैटर्न से निकलना चाह रहा होता है राइटर। हमें 20वीं सदी का जो अजीम तरीन नावल है 100 Years of Solitude, उसमें गार्सिया मार्किस जो किरदार दिखाते हैं वो मैजिकल रियलिज़म को जैसे वो प्रेजेंट करते हैं, उन्हें कुछ अजीबुल खलकत या आम इंसानी वज़ा क़ता से बढ़ के हैं कुछ किरदार, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ या उनके जो जिस्मानी खुसूसियात हैं वो आम इंसानों की खुसूसियात वो नहीं है, वो मुबालगा राई है। लेकिन वो एक टेक्निक है जिसके तहत आप कहानी बुनते हैं। तो ये तो 8वीं सदी का किस्सा है ना, उस वक्त तो ऐसा होता नहीं था, लेकिन कहानियों में लोग कबूल करते थे। अच्छा, रिसेंटली भी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो है जिसके अंदर दिखाते हैं कि एक बच्चा जिसके जिस्म पे बहुत सारे बाल हैं, तो लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दी कि इसकी माँ जब थी प्रेगनेंसी में
वो बिल्ली बहुत खाती थी और उसकी वजह से बच्चा जो पैदा हुआ उस पर बिल्ली की तरह काफ़ी बाल हैं, लेकिन वो कोई बीमारी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। बीमारी होगी डेफिनेटली ऐसे ही। देखिए हम जिन अदवार की बात कर रहे हैं उनमें तो साइंस ऐसी डेवलप नहीं थी, तो उस वक्त इन चीज़ों का सोचा जाना मेरा ख्याल है कि नेचुरल था, लेकिन अब बहरहाल नहीं सोचा जा सकता। चले हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। उस टाइम पर महल में क्या होता है? महल में वक्ती तौर पे वज़ीर बादशाह को समझा देता है कि आप कोई ऐसा इंतहाई कदम ना उठाएं, मलिका क्या क्या कसूर है इसमें। और ये बड़ी मायूस होती हैं दोनों बहनें। इनका तो ख्याल था कि बच्चा तो खैर गया, इसको भी फारिग कर देता बादशाह, लेकिन अगले बरस वो फिर उम्मीद से होती हैं मलिका। अब ये फिर ये प्लान करते हैं कि क्या किया जाए। अब इस दफ़ा ये सोचते हैं कि हम एक पपी को रख देंगे, पपी छोटे बच्चे को रख देंगे इसके बच्चे की जगह। और वही होता है, ये उस बच्चे को जो पैदा होता है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, ये उसे उठाते हैं और टोकरी में डाल के दरिया में बहा देते हैं और वहाँ पपी को रख देते हैं। अब ये और ज़्यादा कोहराम मच जाता है कि मालिका के हाँ इस दफ़ा पपी पैदा हुए। अब बादशाह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता कहीं बेचारा, वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, बहुत मायूस होता है और जी चाहता है किसी तरीके से मलिका को निकाल दे महल से। मलिका से नफ़रत डेवलप हो जाती है, लेकिन बहरहाल फिर भी उसको समझाया बुझाया जाता है कि कोई बात नहीं, हो गया, इसमें कोई कसूर नहीं है, जितना कसूर मलिका का है उतना ही आपका भी है, जो भी पैदा हुआ। हाँ, औलाद तो आपकी है। औलाद तो आपकी भी है। तीसरे साल वो फिर उम्मीद से होती हैं। अब बहनें ये प्लान करती हैं कि जो बच्चा होगा उसकी जगह हम चूहा रख देंगे। छोटी बहन बड़ी बहनों पे ट्रस्ट कर रही है, बड़ी बहनें हसद और इंतकाम और क्योंकि अब मुसलसल नाकामी का भी एक कल्क है, तो वो प्लान करते हैं कि चूहा रख देंगे। वही हुआ। अब इस बार लड़की पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, उस लड़की को टोकरी में बहा देते हैं और बच्चे की जगह चूहा रख देते हैं। अच्छा, वो जो टोकरी है वो मुसलसल माली ही को मिल रही है। अच्छा। और तीनों बच्चे माली के पास इकट्ठे हो गए हैं। हाँ। और माली भी ये कि उसके पास उसके ऑर्चर्ड्स हैं। वो माली से मुराद ये कि वो माली ज़रूर है लेकिन खाता पीता माली है, सिर्फ बे औलाद था। अब वो तीनों बच्चे उसके पास इकट्ठे हो गए। बादशाह से अब बर्दाश्त नहीं होता। बादशाह मलिका को एक पिंजरे में कैद करता है और चौराहे में रखवा देता है और लोगों से ये कहता है कि हर आने जाने वाला मलिका के मुंह पर थूक कर जाएगा और जो नहीं थूकेगा उसे मैं कत्ल कर दूंगा। अच्छा। इतनी भयानक सजा देते हैं मलिका को। उधर कुछ बरस गुजरते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। बड़े बच्चे का नाम है बामनी, उसे छोटे बेटे का नाम है परवेज़ और बेटी का नाम जो सबसे छोटी है उसका नाम है परिजात। अभी तीनों बड़े हो जाते हैं। वो जो माली हैं उनके काम को संभाल लेते हैं। बहुत से ऑर्चर्ड हैं इनके, बहुत मालो दौलत भी आ जाता है इनके पास, पहले भी होता है उनके पास। और ये बड़ा एक खूबसूरत सा घर बनाते हैं, एक महल नुमा घर जिसमें बहुत कुछ रखते हैं। अब बहनों को पता चलता है कि ये वो बच्चे हैं। वो मुसलसल इस ताक में रहती हैं कि किसी तरीके से इन तीनों को भी ख़त्म किया जाए कि कभी भी कोई सामने आ सकता है, कभी भी राज खुल सकता है, कभी भी ओन किया जा सकता है इन बच्चों को। वो एक कुटनी की खिदमत हासिल करती हैं, एक बुढ़िया की जो कि एक जादूगरनी है। वो उसे कहती हैं कि हमें इन तीनों बच्चों से किसी तरीके से जान छुड़वाओ। वो कहती है ठीक है, फिक्र ना करो। वो उनके साथ जो मामला तय करती हैं और कुटनी उस महल नुमा घर में उन तीनों बच्चों से मिलने के लिए चली जाती है। परवेज़ और बामनी वो तो ज़ाहिर है उससे कुछ ख़ास नहीं मिलते, लेकिन वो परिजात से मिलती है। परिजात को बातों में लगा लेती है। परिजात को ये कहती है कि तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है, हर तरह के बेल बूटे हैं, फूल हैं, जानवर हैं, दरख्त हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, ऐसा खूबसूरत महल, लेकिन इनमें एक कमी है। वो क्या? बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरे पानी की। वो सोचती है ये कहाँ से मिलेगा। वो उसे बताती है कि तो हिंदुस्तान की सरहद पे कहीं तुम्हें मिलेगा। ये ईरान में है और हिंदुस्तान की सरहद पे जो पहला आदमी मिलेगा वो तुम्हें बताएगा कि ये बोलती चिड़िया, सुनहरा पानी और गाता दरख्त का कैसे मिल सकता है। ये परवेज़ से बात करती है, बामनी से बात करती है। बामनी कहता है ठीक है, हम जाते हैं, मैं जाता हूँ और मैं हिंदुस्तान की सरहद पे उस पहले शख्स से, फ़कीर से मिलता हूँ, मुझे रास्ता दिखाएगा। और एक खंजर निकाल के अपनी बहन को देता है, परिजात को। ठीक है। वो कहता है ये खंजर तुम रोज़ देखा करना, अगर तो इसकी चमक दमक कायम रहे तो तुम ये समझना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये खंजर
मैला होना शुरू हो जाए तो समझना मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, और अगर ये सुर्ख हो जाए तो समझना मैं मर गया हूँ। अच्छा। ये कह के वो ज़्यादा राह उठाता है और चल पड़ता है और हिंदुस्तान की सरहद तक पहुंच जाता है। हिंदुस्तान की सरहद पे एक फ़कीर बैठा हुआ है। वो उस फ़कीर से पूछता है कि बाबा जी, मुझे बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरा पानी चाहिए, कहाँ से मिलेगा? वो कहता है नहीं, मत जाओ इन चीज़ों के पीछे, तुम मारे जाओगे। बहुत से लोग गए हैं बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरा पानी लेने के लिए, लेकिन वापस नहीं आए। वो कहता नहीं, आप फिक्र न कीजिए, आप मुझे रास्ता बताइए। वो कहता रास्ता छड़ है गेंद फड़, ए गेंद सुट दे, ऐसे पीछे पीछे टूरे आ जा। अब जहाँ कहता है तुम्हें लेके जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने किसी आवाज़ पे कान नहीं धरना। अगर तुमने किसी आवाज़ पे कान धरा और अपना फोकस शिफ्ट किया तो फिर तुम मारे जाओगे। वो समझ जाता है, वो गेंद फेंकता है, उसके पीछे चलता है और चलता चलता है, लेकिन वो जब वीरानों में आता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, शोर है, और उसे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। कोई इसको मारने का कह रहा है, कोई इसे भगाने का कह रहा है, कोई इस पे आवाज़ें कस रहा है। ये बहुत कंट्रोल करता है अपने आप को कि मुझे जाना है, मुझे सीधे जाना है, मुझे किसी आवाज़ पे कान नहीं धरना। कोई भौंक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मुझे आवाज़, क्योंकि मैंने अपने मंजिल को हासिल करना है। मैंने वो बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरा पानी हासिल करना है। मैंने किसी आवाज़ पे कान नहीं धरना, नहीं धरना, नहीं धरना, नहीं धरना। अपने आप को समझाते समझाते एकदम तलवार निकालता है, पलटता है मारने के लिए जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, और पत्थर का बन जाता है। उधर परिजात जो रोज़ाना खंजर को देख रही है, वो देखती है कि खंजर मैला हो गया, वो रोती है, पीटती है, परवेज़ को बताती है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया। शुक्र है सुर्ख नहीं हुआ, है मौजूद है, ज़िंदा है, लेकिन किसी मुसीबत में है। परवेज़ कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं जाता हूँ देखने के लिए। परवेज़ एक चेन उसे देता है। वो चेन अपनी बहन को देके कहता है कि जब तक ये चेन सही सलामत है, इसके बीड्स अलग-अलग हैं, तो तुम ये समझो कि मैं तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ भाई को। लेकिन अगर ये चेन के दाने आपस में जुड़ना शुरू हो जाएं तो समझ लेना कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। वो ज़्यादा राह उठाता है और चल पड़ता है। हिंदुस्तान की सरहद पे आता है, वही फ़कीर उसे मिलता है। फ़कीर से वो कहता है मैंने बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरा पानी हासिल करना है, बाबा जी बताएं मैं क्या करूँ। वो उसे समझाता है, लेकिन जाहिर है वो नहीं समझता। ये भी इंसानी फितरत का एक मसला है। अगर इंसान को समझा बुझा दिया जाए कि चांद की तमन्ना ना करो, वहाँ तुम पहुँच नहीं सकते, तो वो ना पहुँचता। वो उसे गेंद देता है, वो कहता है सुट दे, टुरे आ जा, पिछे ना मुड़ के देखी, भावें को गाला ही कड्डे, फेंकते चल पड़ता है। परवेज़ रास्ते में वही सारा अमल दोहराया जाता है। बहुत ज़्यादा तबर्रे कसे जाते हैं, बहुत लानत मलामत की जाती है, उसे हौसला शिकनी की जाती है, उसे भगाने की बातें की जाती हैं, उसके आबाओ अजदाद पे ताने कसे जाते हैं। यानी हर मुमकिन कोशिश की जाती है आवाज़ों के ज़रिए कि ये पलट जाए, मुड़ जाए, वापस जाए, भाग जाए, रुक जाए, कान धरे हमारी बात पे। लेकिन परवेज़ चलते 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 एकदम पलटता है, तलवार निकालते, कान धरता है किसी आवाज़ पे और पत्थर का हो जाता है। उधर जो चेन अपनी बहन को दे के आया हो तो उसके दाने जुड़ जाते हैं आपस में। बहन को पता चल जाता है कि परवेज़ मुसीबत में फंस गया। वो क्या करती है? बहन सामान बांधती है और निकल पड़ती है हिंदुस्तान की सरहद पे बैठे फ़कीर से मिलने के लिए, जहाँ उसके भाई गए हैं। चलते 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 पहुँच जाती है। फ़कीर उसे मिलता है। वो फ़कीर से कहती है कि मुझे बोलती चिड़िया, गाता दरख्त, सुनहरा पानी चाहिए। अच्छा, ये अभी भी अपने भाइयों की बजाय जो बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरा पानी, उसका पूछ रहे हैं, अपने भाई का नहीं पूछते कि मेरा भाई गया था, वो वापस नहीं आया, वो मुसीबत में है? हाँ, ये वैसे राज आखिर में जाके खुलेगा। ये भी एक समझने की बात है भट्ट साहब। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने उसको फोकस करना है। आपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे तो रास्ते में जो मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात खुद ही आपके सामने आ जाएंगी। आप जाहिर वो अबूर करके ही जाएंगे। उसके भाइयों ने वो मुश्किलात अबूर की होंगी या नहीं की होंगी, इसी वजह से कोई मुश्किल पेश आई ना। अगर वो मुश्किल पेश आई उनके साथ, इसके साथ भी आ जाएगी। अगर ये उस मुश्किल पे ओवरकम कर लेते तो भाई भी मिल जाएंगे और टारगेट भी हासिल कर लेगी। इसलिए वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तरफ माइल हैं। लेकिन ये लड़की एक बड़ी दिलचस्प हरकत करती है। क्या?
जब इसे फ़कीर कहता है कि तुम्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तुम्हारे आबा अजदाद पे, तुम्हारे होने पे, तुम्हारी हैत पे, तुम्हारे किरदार पे आवाज़ें कसी जाएंगी, तुम्हें भगाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर तुम क्या करोगी? तुम तो डर जाओगी, गुस्से में आ जाओगी, पलटोगी, मारोगी, लड़ोगी, बस उसके बाद मारी जाओगी। तो ना जाओ। वो फैज़ साहब का शेर है ना, पहुँच के दर पे तेरे कितने मोतबर ठहरे, अगरचे राह में हुई हैं जग हंसाइयाँ क्या क्या। ये इंसान के साथ होता है, जब तक वो कामयाब नहीं होता उस पर पत्थर भी बरसते हैं, ताने भी कसे जाते हैं, डिस्करेज भी किया जाता है। तो ये ज़िंदगी का इस्तार है जो कुछ हो रहा है वहाँ। अच्छा, अगर वो लड़की लाहौरी होती तो फ़कीर को कह देती कि अभी मैं गई नहीं, तूने पहले ही मनूसत डाल दी है। उसने कोई लाहौरी खातून होती है, उन्हें कहते बाबा तो पहले ही नैश पाती है, मैं तेरे पैर भी नहीं पुटिया। खैर वो बाबा जी उसे कहते हैं गेंद ले ले, सुट दे तो टुरी जा। वो बाबा जी को कहती है कि तू मैनू बहुत ही गल्लां ना कर, कि गालां पैण गियां ते ताने कसे जाणगे, मैं सारा इंतज़ाम कीता है, मैं लाहौर दी वैलेंटीना ट्रेशकोवा हैगी हाँ। वो देखता है कि इसने क्या ऐसा इंतज़ाम किया होगा। आप भी हैरान होंगे कि क्या ऐसा इंतज़ाम किया होगा। वो अपने बैग में से कॉटन बड्स निकालती है और अपने कानों में ठूंस लेती है और चल पड़ती है। कोई आवाज़ ना आएगी, ना वो उस पर कान धरेगी, और ना वो पलटेगी, ना वो मारेगी, ना वो गुस्से में आएगी, ना वो रुकेगी, बस चलती जाएगी। ये ज़िंदगी आप इधर उधर कान ना धरें, बस चलते जाएं, यही है ना। वो चलती जाती है, चलते 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 बहरहाल बहुत आवाज़ें आती हैं, बहुत कुछ होता है। वो आवाज़ें वो सुन ही नहीं पा रही, वो तो बस चलती जा रही है। वहाँ कुछ बुत खड़े हुए हैं, स्टैचूज़ बने हुए हैं, उन स्टैचूज़ के अंदर से गुजरते 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 वो एक पहाड़ तक पहुँच जाती है, जहाँ एक चिड़िया मुसलसल शोर मचा रही है कि एनू पढ़ो, एनू कड्डो, एनू मारो, ए कित्थे आन दई, ए की है। वो मुसलसल बोल रही है चिड़िया। ये उस चिड़िया का पिंजरा उठाती है तो चिड़िया कहती है अब मैं आपकी गुलाम हूँ, और गीत गाना शुरू कर देती है। चमनज़ारों के, बहारों के, गुलिस्तानों के, आसमानों के गीत गाना शुरू कर देती है, खूबसूरत गीत गाना शुरू कर, बोलती चिड़िया है वो। ये उस पिंजरे को उठा के पूछती है कि मुझे तो सुनहरा पानी हासिल करना। उसने कहा ओ मैं तुम्हें हौज़ की तरफ लेके जाती हूँ। वो उस हौज़ की तरफ लेके जाती है, वहाँ सुनहरा पानी है। वो कहती है बस ये कटोरा भर लो पानी का, ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे काम आएगा। वो पानी का कटोरा भर लेती है। फिर वो कहती है वो दरख्त कहाँ मिलेगा जो गाता हुआ दरख्त है। कहती तुम्हें दरख्त उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम दरख्त के एक शाख पे तोड़ लोगी, जाके घर में लगाओगी तो वो दरख्त बन जाएगा। वो शाख तोड़ती है। वो कहती मेरे तो भाई इसी रास्ते में आए थे। वो कहती कोई मसला नहीं है, जो सारे लोग जो मुजस्समे बन के खड़े हुए हैं, जो बुत बने हुए हैं, ये वही लोग हैं जो यहाँ आए थे, जिन्होंने पलट के वार किया था उन महीब भयानक आवाज़ों पे और पत्थर के हो गए थे। इनमें तुम्हारे भाई भी हैं। तो वो एक एक करके पत्थर को देखती है, कुछ अंदाज़ा करती है, और उसे अंदाज़ा रहता है परवेज़ कौन है और बामनी कौन है। वो कटोरे के पानी को छींटे मारती है तो वो दोनों अपनी असल हालत में आ जाते हैं। फिर वो ये समझते हैं कि बाकी लोग भी क्योंकि उसी एम्बिशन के ज़रिए असर यहाँ तक आए थे, तो बाकी लोग जो मुजस्समे बने उन पर भी पानी के छींटे मार के उनको भी आज़ाद कर देते हैं। ये सारा ज़िंदगी की खूबसूरती ये उसका इस्तारा है। आप जब एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरों को भी उस मुश्किल से निकालने वाले ज़्यादा बड़े लोग हैं, ज़्यादा ह्यूमेन हैं, ज़्यादा कंसिडरेट हैं, ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं, एम्पैथाइज़ करते हैं। एक मुश्किल में फंसे हुए लोगों के साथ एम्पैथाइज़ करते हैं आप। ज़िंदगी है। अब वो तीनों बहन भाई चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरा पानी लेके वापस आते हैं हिंदुस्तान की सरहद पे, क्योंकि यहीं से उन्होंने वापस ईरान जाना है। तो ज़ाहिर है उन्हें फ़कीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम कामयाब वापस लौटे हैं। ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ फ़कीर नहीं होता, क्योंकि फ़कीर दरअसल उस तिलिस्म ही का हिस्सा था। जब तिलिस्म ख़त्म हो गया तो वो फ़कीर भी नहीं रहा। अब ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, आके यहाँ दरख्त और चिड़िया और हौज़ बना देते हैं। अच्छा, और जादूगरनी का जो प्लान था वो फेल हो जाता है। जादूगरनी का प्लान फेल हो जाता है। जो बहनें हैं, मलिका की बहनें, वो बहुत ज़्यादा हैरान, परेशान, मग़मूम, रंजीदा खातिर होती हैं। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब ये दोनों भाई शिकार खेलने गए होते हैं, बामनी और परवेज़, और इनकी मुठ भीड़ होती है बादशाह के साथ, जो कि एक्चुअली इनका बाप है। एक्सपीडिशन में वो जो कर रहे हैं, वो जो शिकार कर रहे हैं, ये दूसरे के करीब आ जाते हैं। बादशाह के अंदर, बादशाह के दिल में इन दोनों भाइयों के लिए एक अट्रैक्शन महसूस होती है, अपनापन लगता है। अपनापन लगता है। खैर वो उन्हें दावत देता है कि आप
कभी मेरे दौलत खाने पे आओ। गरीब खाना तो नहीं कहा जा सकता, बादशाह का दौलत खाने था। वो कहते हैं हम आएंगे ज़रूर, लेकिन अपनी बहन से मशवरा करके आएंगे, हम कोई भी काम अपनी बहन से मशवरा किए बगैर नहीं करते। कहता ठीक है मशवरा कर लो। ये वापस आ जाते हैं, वापस आके भूल जाते हैं कि बादशाह के पास जाना है नहीं जाना, या बादशाह ने कुछ ऐसा कहा था। 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, दोबारा मुलाकात होती है तो बादशाह कहते हैं यार आप आए नहीं। वो कहते रही वो सॉरी हम भूल गए थे, बहन से मशवरा नहीं किया। फिर ये बहन से मशवरा करते तो बहन कहती है हाँ जाने में कोई मुज़ायका तो नहीं है, बादशाह वक्त हैं वो। ये खैर उसके घर जाते हैं, जाके बहुत अच्छे खाते पीते हैं, बहुत आवभगत होती है इनकी। अब ये बादशाह को दावत देते हैं कि हम आपके पास आए, आप भी हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाइए। और बहन को कहते हैं बादशाह ने आना है, हमारा वक्त तय पा चुका है, आपने उनके लिए खाना पकाना है। अब चिड़िया बोलती है, चिड़िया कहती है कि बादशाह के लिए तमाम इंतज़ाम करो खाने पीने के, मुर्गन ग़िज़ाएँ जो भी आप, लेकिन मोतियों वाली खीर भी बनाओ। मोतियों वाली खीर? उसने कहा इतने मोती कहाँ से मिलेंगे? उसने कहा मैं बताती हूँ, फ़लाँ दरख्त के नीचे ख़जाना छुपा है, खोद के मोती निकाल लो। वो भाई जाते हैं, वो दरख्त के नीचे से मोतियों का ख़जाना निकालते हैं और खीर में मोती मोती। अब जब बादशाह सलामत आते हैं, आगे बैठते हैं तो सारा कुछ बहुत खाना होता है, बहुत शानदार खाना होता है, लेकिन मोतियों वाली खीर। वो हैरान होता है कि यार मोतियों वाली खीर कौन खांदा है, खुदा दा खौफ करो मारने मैनू। फिर चिड़िया बोलती है कि अगर इंसान के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा नहीं हो सकता, पपी पैदा नहीं हो सकता, चूहा पैदा नहीं हो सकता, तो जाहिर है मोतियों वाली खीर भी नहीं खाई जा सकती। लेकिन यहाँ तुझे एहसास होगा कि मोतियों वाली खीर नहीं हो सकती, खाई नहीं जा सकती, उस वक्त तूने क्यों नहीं सोचा कि ये मुमकिन नहीं है? फिर वो चिड़िया वो सारा राज खोलती है। फिर बादशाह जाता है और मलका को आज़ाद करते हैं। मलका अपने बच्चों से मिलती है, वो बच्चे महल में रहने लगते हैं और वो जो हंसी खुशी रहते हैं, और जो दोनों बहनें उन्हें कत्ल करवा दिया जाता है। ज़िशान भाई, मुझे तो बेहतरीन किस्म की स्क्रिप्ट मिल गई और इंशाल्लाह मैं इस पर काम भी करूँगा। लेकिन अगर हम बात करें अलादीन की कहानी की, अलादीन की कहानी में क्या कुछ हम देखते हैं जो अल्फ लैलवी दास्तानों में लिखा हुआ है? अलादीन बड़ी शानदार कहानी है, उस पर जो फिल्में बनी हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उसका ख़ास तौर पर म्यूज़िक, उनके जो लिरिक्स, जो उसकी में खूबसूरती ये है कि वो मफ़ूक़ुल फ़ितरत और इंसानी ज़िंदगी का एक हसीन इम्तज़ाज है। अलादीन की जो कहानी है, पीकन का शहर है जहाँ एक दर्जी रहता है, उसका नाम है मुस्तफ़ा। उसका एक बेटा है अलादीन जो कि बड़ा ही आवारा, खलंडरा सा और ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो दर्जी है मुस्तफ़ा, जो हम अली बाबा की कहानी देख रहे थे, ये वही दर्जी तो नहीं? ये नहीं, मुस्तफ़ा नाम जो है वो ज़्यादा कहानियों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है वो दर्जी कोई और है। ये आपके ज़हन रसा पे डिपेंड करता है कि आप दर्ज किस तरह सोचते हैं उस दर्जी को। उसमें वो बहुत बूढ़ा है, इसमें इसका बाप है और जल्दी मर जाता है, अर्ली डेथ है उसके बाप की, और बाप की मौत के बाद तो वो बिल्कुल ही खलंडरा हो जाता है, बिल्कुल ही ज़िद्दी था ही पहले। एक शख्स एक दिन इनके पास आता है, इनके घर, और अपने आप को इनका चचा बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारा चचा हूँ। माँ हैरान भी होती है कि मैंने कभी सुना तो नहीं है, मुस्तफ़ा ने मुझे तो कभी नहीं बताया था कि उसका कोई भाई है जो गुम गया या नहीं है, या कहीं ये पता नहीं कहाँ से आ गया। लेकिन वो आता ही इतने सामान लेके आए, इतने फल और इतने केक वेक लेके आता है इनके पास कि वो खुश हो जाती है कि बड़े दिल से कोई मिलने के लिए आया है। और ये कहता है मैं आपका चचा हूँ, और उसको लेके अलादीन को फिरता है, बाज़ार में जाता है, कपड़े लेके देता है, बताता है कि तुम यार कोई काम क्यों नहीं कर लेते, तुम कोई दुकान ले लो, मैं तुम्हें दुकान ले देता हूँ। अब ज़ाहिर है सारे शवाहिद यही बता रहे होते हैं कि वो बहुत ही माइल बेकरम है, तो इसका मतलब है कि चचा ही होगा। एक्चुअली वो एक जादूगर है और अफ्रीकन जादूगर है। उसे ये टिप मिलती है जादू नगरी से कि तुमने ख़जाने तक पहुँचना है जो मौजूद है पीकन शहर में, लेकिन उसके लिए तुम्हें 18 साल के एक ज़िद्दी लड़के से मिलना होगा जिसका बाप दर्जी हो और मर चुका हो और माँ जिंदा हो। अब वो ढूंढते 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 इवेंचुअली यहाँ पहुँचते हैं। ज़िद्दी लड़का, माँ जिंदा, बाप मर गया, बाप दर्जी था, 18 साल उम्र, अलादीन। इस तरह वो कहानी शुरू होती है। अब ये लेके उसे बाज़ारों में फिर रहा है, वो हैरान है, आता जाता रहता है, राम कर लेता है। वो जो जादूगर है चचा ही बना हुआ है इनका। एक दिन वो इसे कहता है कि हम चलते हैं एक जगह, तो मेरे साथ चलो, और रास्ते में तुम्हें फ़लाँ चीज़ खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा। खिलाता पिलाता भी रहता है और
एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उस जंगल में जाके कहता है कि ये जो सिल है पड़ी हुई इसको हटाओ। वो कहता है ये तो बहुत भारी है, मैं कहाँ हटा सकता हूँ। वो कहते नहीं, वो अपनी अंगूठी देता है उसे, तुम अंगूठी पहन लो, जब अंगूठी पहन लोगे ना फिर बड़े बड़े मुश्किल काम आसान हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ये सिल हटा सकते हो बड़े आराम से। वो अंगूठी अलादीन पहनता है और सिल हटाता बड़े आराम से हट जाती है। नीचे ख़जाना पड़ा होता है, दूर तक 3 बरामदे गुजर के एक तख्ते ताउस, और तख्ते ताउस के पीछे एक ताक के ऊपर धरा हुआ एक चिराग। ये उसे कहते हैं कि तुम्हें एक्चुअली चिराग लेके आना है, लेकिन चिराग उठाने के बाद तुमने कोई चीज़, कोई अशरफी, कोई सोना, कोई चांदी, कोई जेवर, कोई कुछ भी, कोई मोती, कोई हार, कुछ भी हाथ नहीं लगाना, बल्कि अपने कपड़ों को बचाना है। तुम्हारे कपड़ों से भी कुछ छुए ना। हाँ, वहाँ कुछ फल लगे होंगे तो अगर तुम लेना चाहो तो ले लो, लेकिन बस वो भी एहतियात ही करना। अभी अलादीन को भेज देते हैं। अलादीन जाता है, उसकी आंखें खीरा हो जाती हैं, देखते हैं ऐसी शान व शौकत, ऐसा शानदार एक महल चलता है, बरामदों में से गुजरता है, मुनक्कश दर दीवार के अंदर से गुजरता है, एक तख्त के पास पहुंचता है। जी चाहता है तख्त पे बैठे, लेकिन उसे टच नहीं करना किसी भी चीज़ को। आगे जाता है और ताक से वो चिराग उठाता है और अपनी जेब में उड़स लेता है और वापस चल पड़ता है। हर बात का ख्याल रखता है, किसी चीज़ को कपड़े तक नहीं टच करने देता, लेकिन कुछ फ्रूट उठा लेता है जो जेबों में ठूंस लेता है। और बाहर आने के लिए वो अपने फर्जी चचा से, जो कि एक्चुअली तो चचा नहीं, वो कहता है जी मैनू कढ़ो बाहर, मैं आ गया जी, ले आया जी अलादीन दा चिराग भी आ गया जी। वो कहता चिराग दे, चिराग। वो एक डेस्परेशन में होता है कि उसे किसी चिराग मिल जाए। कहता यार चिराग दे ना, वो गिरना चाहे, चिराग दे। कहता चिराग नहीं, पहले मैनू कढ़ो। और कहता यार चिराग फड़ाओ। कहता पहले मैनू कढ़ यार। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢੋ, जेब 'ਚ चिराग है, तू चिराग के पीछे पए, भतीजा ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ फंसा है। इसी असना में उसे गुस्सा आता है, वो एक थप्पड़ जड़ देता है, कहता यार तेन मैं कहना चिराग दे, तू तले फसे है। कहता हुण तो मैं देने नहीं चिराग, पहले मैनू कढ़ेगा तो चिराग देंगा। जा आया बड़ा चाचा। वो गुस्से में आता है, लड़ाई बढ़ जाती है, गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है चाचा का भी। वो सिल ऊपर रखता है, वो कहता जा दफ़ा हो, ये कह के चाचा चला जाता है। अब ये बेचारा अंधेरे में इधर उधर पुकारता है, बुलाता है, कोई तख्ते ताऊस और बरामदे शरामदे, बत्तियाँ गुल, कोई सुझाई नहीं देता। ये बेचारा रोता पीटता है। वो चाचा वापस चला जाता है, कहता यार मैं इत्थे रह, लानत भेजना है इस काम से, मैं वापस अफ्रीका जा रहा हूँ। वो गिरता पड़ता, दीवारों से टकराता, हाथ पाँव मारता बेचारा। इसी असना में वो जो चिराग जेब में है वो कहीं रगड़ खा जाता है। वो रगड़ खाती देर है, एक देव हैकल जिन हाजिर हो जाता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। जीनी आ गया। वो जीनी आ गया। ये बेचारा डरता है पहले तो, लेकिन इसके पास तो कोई और ताकत मुजतमे करने के अलावा कुछ आ रहा ही नहीं है। ये उसे बताता है कि यार तू यार कितों आ गए यार। वो कहता हुक्म क्या है मेरे आका। वो कहता हुक्म है मैनू घर पहुँचा, मैं जलील हो रहे थे। वो चश्मे ज़दन में घर पहुँच जाते। अब उसको ख्याल आता है, ओह अच्छा दैट्स मार्वलस, ये थोड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको रगड़ने से बड़ा। वो मेरी माँ की आवाज़ आती है, जा कोई खाने वास्ते भी लिया जे, 4 पैसे पल्ले है ने, है तो तू नकारा न लिया की। माँ की आवाज़ सुनता है, कहता अच्छा। वो जेब में जो उसने उड़से होते हैं फल फ्रूट, वो जाके माँ को देता है कि लो जी तुम खाओ कुछ। फल फ्रूट से तो दिल नहीं भरता, खाना बाकायदा खाना चाहिए। मुझे चिराग रगड़ता है, जिन हाजिर हो जाता है, भूखिया नू लगी होती है। ये उसको ज़रा टेस्ट करता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने की कोशिश करता है। कहता यार कोई रोटी शोटी खुआ सकना अच्छी चीज़, ज़रा वधिया जी। वो कहता हुजूर रोटी जिन्नी को। कहता कोई पाए, कोई निहारी, कोई ये। वो भज्जे के पाए। वो जिन कहता जी मैं लेके आया। चश्मे ज़दन में वो सारा सामने, बेहतरीन नली अली निहारी थे, पाए और सब कुछ पड़ा है सामने। ये सैर होके खाता है, माँ भी सैर होके खाती है। एनू शुक्र अदा करता है कि यार बड़ा ज़बरदस्त खाना मिला है। ये जो मुफलिसी होती है ना, ये हिस्से लताफत को तो मारती है, लेकिन आपकी श्रूडनेस को बढ़ा देती है। अब ये वो तश्तरियाँ उठाता है, बाज़ार बेचने चला जाता है, जाके एक सुनार को बेच देता है, एक एक दो अशरफियों की बेच देता है। तो उस बेचारे के पास तो एक एक दो भी नहीं थी, वो बेच के आ जाता है। अब ये रोज़ ये करना शुरू कर देता है, जिन्हों बुलाया रोटी खाई, रोटी खाने के बाद जो तश्तरियाँ होती हैं वो सोने की तश्तरियाँ हैं। इसको एहसास ही नहीं होता, जाके सुनार को बेच देता है। वो सुनार एक जू है जो उसके अंदर दिखाया गया है। फिर खैर किसी और के पास जाता है, किसी और सुनार के पास, जो इसे आगाह करता है कि ये बड़ी बेशकीमत हैं, इन्हें तुम जाके उसको बेच देते उस यहूदी को।
ये सोचता है कि यार खाना वाना तो मिल ही जाता है, तो ये तश्तियाँ मैं इकट्ठी कर लेता हूँ, बेचूँ क्यों। वो इकट्ठी करने शुरू कर देता है, खाना वाना उसे वैसे मिल जाता है, जिन ला के रोज़ खाना खुआ देता है, ਉਹਦੇ वास्ते जिन ही भजा बनया है। अब एक दिन ऐलान होता है बाज़ार में कि आज बाज़ार बंद रहेगा क्योंकि शहज़ादी बिद्रो हमाम जा रही हैं। अब ये सोच रहा होता है कि मैं जाके कुछ तश्तरियाँ बेचूंगा थोड़ी बहुत और गुज़र बसर के लिए पैसे लूँगा, ये बाज़ार ही बंद कर दिया है, ये अब हमाम जा रही हैं मोहतरमा। खैर ये छुप जाता है, उसका काफ़िला देखता है, वो जा रही होती है बड़े तमतराक से, इसका दिल आ जाता है उस पर, शहज़ादी बिद्रो पे। ये घर आता है, घर आके मां नूं कहंदा जी मैनू तो पसंद आ गई है। वो कहंदी तेरे को 2 टाइम की रोटी खाण दे पैसे नहीं है, तू शहज़ादियाँ पसंद करता फिरना। कहता फिक्र ना कर माँ, ए जिन दे है ना। वो माँ कहती है ए जिन है, कोई विचोला तो नहीं ना है तेरे ब्याह करांदा फिरेगा। कहता तू फिक्र ना कर, तू मेरा रिश्ता लेके जा बादशाह के पास और जाके ये कह कि मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें। उनका माँ कहती कुछ कमा तो सही, तू जाना भी सीधा बादशाह के कोल, फर्जंदी में ले लें, तेनों तो कोई महल के बाहरों नहीं लंघन देता, तू कहना फर्जंदी में ले लें। खैर ये किसी तरीके से राम करता है माँ को। माँ चली जाती है बादशाह के दरबार में, बादशाह दरबार से रह बैठे। माँ तो हिम्मत ही मुझ तो मैं नहीं कर पाती कि वो कहे कि मेरे बेटे को अपनी फर्जंदी में ले लें। वापस आ जाती है, फिर अगले दिन जाती है, फिर ये पुश करता है कि जाओ जाओ जाओ, फिर ये जाती है, फिर वापस आ जाती है। अब वो बादशाह सेंस कर लेता है, वो समझ लेता है कि खातून आती हैं, आके बैठती हैं, बूढ़ी खातून है और कुछ कहे बगैर चली जाती हैं। बादशाह ये कहता है कि जब महफिल बर्खास्त हो जाएगी, दरबार बर्खास्त हो जाएगा तो आप रुकिएगा। रुक जाती है। बादशाह कहता है कि आप रोज़ाना आती हैं, कोई अर्जदाश्त पेश नहीं करती और चली जाती हैं, मसला क्या है। वो कहती मैं कल बताऊँगी। अगले दिन वो आती है और उसके पास एक तश्तरी में कुछ हीरे जवाहरात वगैरह पड़े हुए, वो लेके आती है, वो बादशाह को पेश करती है, जो कि अलादीन ने जिन से मंगवा के दिए होते हैं। बादशाह हैरान होता है कि खातून लगती तो नहीं है कि इतनी अमीर कबीर होंगी, लेकिन ये काफ़ी माल असबाब लेके आई हैं। वज़ीर भी हैरान होता है और वो कहती है कि मेरा बेटा ये चाहता है कि आप उसे अपनी फर्जंदी में ले लें। बादशाह थोड़ा सीख पा होता है, लेकिन वो अपने जज्बात को काबू कर लेता है। वज़ीर भी समझाता है कि फ़िलहाल इनकार न करें, चीज़ें रख लें, देखते हैं क्या करते हैं। किस्सा क्या है। चली जाती है। कुछ दिन बाद ऐलान हो जाता है जी कि शहज़ादी बिद्रो की शादी हो रही है वज़ीर के बेटे के साथ। वो अलादीन एकदम उठ के बंदा कहता है कि माँ ए शादी नहीं हो सकती, मैं तो गाटे ला देंगा, ए कौन है जो शादी करने लगा। वो समझ जाते कि बादशाह अपने कौल से फिर गया। बादशाह बेचारे को याद भी नहीं है मैंने कोई कमिटमेंट की हुई है। अलादीन कल ही घर बैठा जज्बाती हुई जा रहे हैं। खैर वो जिन को बुलाता है, वो कहता जी साढ़े नाल धोखा हो गया। वो कहता की महाराज। वो कहता ਤੁਹਾਡੀ भाभी किसी होर नूं दे रहे ने। वो कहता फिक्र ही ना करो, असी देनी नहीं देनी। कहता की करेगा। कहता मेरे तो छड़ दे। शादी हो जाती है, ज़ियाफ़त का अहतमाम होता है, बहुत से लोग आते हैं, वज़ीर के बेटे के नाम के नक्कारे बज रहे हैं, डंके बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पूरा शहर खा पी रहा है, मौज मस्ती चल रही है। अब वो वक्त आ गया कि हुजले उरूसी में जाना है वज़ीर के बेटे ने। वो दुल्हन बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है पिया का। पिया जी जाते हैं तो उसे जेन आया आंदा। वो कहता की है बई, की करन लगे हो। वो कहता जी कुछ नहीं, तुसी कौन हो, कित्थों आए हो। असी दे पास अजे मिले ही हैं जी। वो दोनों को बेहोश करता है, उठा के अलादीन के पास उसके घर पहुंचा देता है। अलादीन को देख के बड़ा गुस्सा आता है उस वज़ीर के बेटे को। वो कहता एनू तो चुकना, पहले एनू चुक के बाथरूम च बंद कर दे, एनू रहन दे, शहज़ादी नूं इत्थे रहन दे। शहज़ादी को खैर वो राज़ो न्याज करता है, बताता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बाप ने वादा किया था लेकिन अपने कौल से फिर गया, लेकिन बहरहाल तुम फिक्र ना करो, मैं 2 जहाँ के ख़जाने तुम्हारे कदमों में ले आऊँगा, तुम ए छाड़नू ए मजूसी रहनू। वो बेचारी अब कुछ समझ नहीं पाती कि मैं हूँ कहाँ, हो क्या रहा है। इसी असना में सुबह होने वाली होती है, तो वो जिन को कहता है कि इन्होंने वापस ले जा। वो दोनों को वापस हुजरा उरूसी में छोड़ देते हैं। अब हुजरा उरूसी में जब वो निकलते हैं बाहर, तो चेहरे के तासुरात और जो रात का फसाना है वो बड़ा मुख्तलिफ उनके चेहरों से
मुतरश्शिद होता है। अच्छा, उन्हें याद रहता है कि उनके साथ रात में हुआ गया था? बहुत अच्छे से याद रहता है। वो सारी दिहाड़ी बाथरूम 'ਚ बंद रहा बेचारा, याद रहा होना उन्होंने कि बाथरूम में बंद रहा हूँ। अब वो माँ से पूछती है तो कि क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, तो वो खैर दोनों टाल मटोल कर जाते हैं, बताते नहीं हैं कुछ भी, कि सुबकी होगी, बात निकलेगी, खबरें बनेंगी, सोशल मीडिया पे आ जाएगा, हर कोई वायरल कर देगा साड़ी कहानी नू। वो चुप रहते हैं। लेकिन वो अगले दिन जब फिर कोशिश करते हैं कि हुजरे रूसी में दोबारा मिलेंगे, हो गया कोई एक वाक़या इस तरह का, चलें छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और जिन फिर हाजिर हो जाते हैं जब वो करीब जाने लगते हैं। वो दोनों को उठाता है, फिर वहाँ कमरे में ले जाता है। वो कहता है यार बाज नहीं आएगा, बाथरूम 'ਚ बंद कर दे, जितने बदबू है बहुत ज़्यादा, वो बदबूदार बाथरूम में बंद कर देते हैं उसको, वज़ीर के बेटे को। शहज़ादी के साथ फिर वो राज़ो न्याज़ करता है, उसे कहता है फिक्र ना करो, ये वो तुम मान जाओ, माइल हो जाओ, ये मैंने छाड़ा कि तू नाल से है। फिर वापस उन्हें पहुंचा देते हैं। अब वो तो भाग जाता है वज़ीर का बेटा, वो तो कहता है जी कि मैं ऐलान करा दो कि मैं ये नाल नहीं रहना, शहज़ादी दे नाल। बादशाह ऐलान करवा देता है। अलादीन को ट्रस्ट नहीं होता बादशाह पे। अलादीन जिन से कहता है कि ज़रा नज़र रख, यानी कि मेरे वास्ते ऐलान करा के बाकी बारों बार ही काम पाता है, ज़रा नज़र रखी। वो कहता नहीं जी नहीं, कोई ये वो एक दूजे के करीब नहीं है, तुम फिक्र ना करो, तुहाडी होने वाली बीवी गंगा वांगू पवित्र रह गई है। वो उसे समझा देता है। अब अलादीन की वालिदा दोबारा जाती हैं और बादशाह को उनका वादा याद दिलाती हैं। अब बादशाह ये कहता है कि भाई तुमने अगर शादी करनी मेरी बेटी से, यानी तुम्हारे बेटे ने, तो 40 हसीन ग़ुलाम जिनके सरों पे बहुत बड़ी बड़ी तश्तरियाँ और उनमें बहुत ज़र जवाहर हों, वो पेश करो, फिर मैं सोचूंगा। वो बेचारी घर आती, घर आके कहती बादशाह तो ज़र जवाहर और तश्तरियाँ और ग़ुलाम और पता नहीं क्या क्या मांग रहा है, मैं कैसे जाके दे सकूँ। वो कहता फिक्र ना करो, ए जिन का दे वास्ते है। वो कहती ये कर लेगा। वो कहता सारा कुछ ही कर लेंदा है, ओए इंतज़ाम कर। और ऐसा इंतज़ाम करके लोगों दी अखां टिटर जान, यानी जितों जहाँ जहाँ से वो गुजरें वो ज़रो जवाहर देख के खीरा हो जाए उनकी आंखें, तो बादशाह ने भी नानी याद आ जाए कि किस दिन वास्ता पे है। वो 40 हसीन गबरू खूबसूरत जवान तश्तरियाँ, तश्तरियों के ऊपर बहुत से ज़रो जवाहर, और वो चल पड़ते। अब लोग रास्ते में देख रहे हैं और मरूब हो रहे हैं, यह कमाल हो गया भाई। अब बादशाह समझता है कि यार ये किसी ममलिकत का शहज़ादा है, यहाँ भेस बदल के आया हुआ है, मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, इसके पास तो बहुत दौलत है, तो क्यों ना कर ही दे। वो खैर शहज़ादी की शादी अलादीन से कर देते हैं। अलादीन कहता है जी कि तुसी जो मेरी मांग है अपने कोल रखो, मैं आपसे इसको ले जाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक महल बनाऊंगा। कहता वेरी गुड। जिन्नू कहता यार ऐसा महल बनाओ बादशाह के महल के सामने कि बादशाह का महल एक कुटिया लगना शुरू हो जाए गरीब की उसके सामने, उस ऐसे महल के सामने। वो आता है आके जिन को कहता है कोई ऐसा महल बनाओ कि बादशाह का महल, उस महल के सामने एक गरीब की कुटिया लगना शुरू हो जाए। अच्छा। वो कहता सर फिक्र ना करो, वो लेकिन वो कहता है उसके अंदर एक कमरा छोड़ देना खाली, जितने प्लस्तर भी ना होया हो, खाली ईंटें लगी हों बस, बाकी सारा महल बेहतरीन बड़ा शानदार महल बनता है, और उसके अंदर वो एक कमरा छोड़ दिया जाता है। वो किसके लिए? वो बादशाह के लिए, सुसर के लिए। उन्होंने ज़रा उदी औकात याद करानी होंगी। वो उसे बुलाता है, बादशाह को दावत देता है, बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का अहतमाम होता है, सारे शहर को खाना वाना खिलाया जाता है, शराबें लुटाई जाती हैं, बादशाह साहब भी आते हैं। बादशाह कहता है यार कितना खर्चा हो गया होना। वो कहता जी तुहाडी तवक्को तो बहुत ज़्यादा, लेकिन तुसी एंजॉय करो, खर्चा खुर्चा ना पूछो, वड्डे कमर खर्चे नहीं पूछी दे। वो देखता है यार शानदार हौज़ हैं, नहरें बह रही हैं, दरख्त हैं, परिंदे हैं, और फानूस हैं, गुलदां हैं, सुबह सुराही व मीना व जामो फनूस व गुलदां, हर चीज़ मुरस्सा मुज़य्यन, हर चीज़ इतनी ज़र्क बर्क। एक कमरा बीच में छोड़ा होता है। अब बादशाह पूछता है कि ये जनाब दामाद साहब तुसी ये कमरा क्यों छड़ दिता, इत्थे भी कुछ ला देने सी टाइलां टूलां। वो कहता तुहाडे वास्ते छड्डिया है, ए तुसी से जाना है। और जिन को उसने कहा होता है कि ये अपनी पूरी सल्तनत की दौलत भी लगा देना तो वो सजे ना कमरा। बादशाह बेचारा सारी दौलत लगा देता है अपनी, वो कमरा नहीं सजाया जाता उससे। अब वो कहता है जी ताड़ी मेहरबानी, मेरा इंतखाब बहुत अच्छा है, ए मेरी बेटी ताड़ी कनीज़, एनू अपने कोल रखो,
तो मैनू इजाज़त दो। वो अपने महल में चला जाता है, ये अपने महल में हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। और अलादीन जो है वो अब सखावत और फैयाज़ी का एक नमूना बन जाता है। शहर वालों के लिए लंगर खाने खोल देता है, वो फुल बेहतरीन खाना पीना लाशपाश। ज़ाहिर है शहर वाले बड़े खुश होते हैं, बादशाह तो इतनी सारी दौलत नहीं लुटा सकता होता। तरह तरह की कहानियाँ बन जाती हैं कि जी है जमे ही हैं जिसी ये किसी होर सल्तनत दा बादशाह है, किसी होर सल्तनत दा शहजादा है जिहड़ा इत्थे आ गया, सानू अल्लाह ने साढ़े वास्ते भेजा है वसीला बना के। जो बातें होती हैं जब कोई किसी के साथ फैयाजी का मुजाहरा करता है, ये सब चल रही होती हैं बातें। अब वो जो अफ्रीकी जादूगर है वो सोचता है वहाँ बैठ के कि यार वेखा तो सही की बनया मुंडे दा, और जिन्हों मैं ताड़ आया सा उत्थे सिल उत्ते करके खजाने के बीच। वो कोई हिसाब के साथ जायचे जूचे लगाता है, बनाता है 2 + 2 8 10 पर 12 और कबूतर चिड़ियाँ सूरज विच पाप उगे। वो देखते हो तो शहजादी ने शादी करके बैठे थे मौजा लुट रहे तो मैं इत्थे जलील हो रहा। वो चुकदा बस्ता बुस्ता बैग बंद है, कपड़े कुपड़े पांदा, जो वो कहता जी मैं जाना है, मैंने पीकन पहुंचना है, और पीकन पहुंच जाता है। वो एक चालाकी करता है। क्या? वो बहुत से चिराग खरीदता है, क्योंकि चिराग ही हाथ आएगा तो कुछ होगा। वो बहुत से चिराग खरीदता है और चिराग बेचने शुरू कर देता है। पुराने दे दो नए चिराग ले लो, पुराने दे दो नए ले लो, पुराने भांडे करी करा लो टाइप, पुराने चिराग दे दो नए ले लो। लोग कहते हैं कैसा बेवकूफ़ आदमी है, पुराने ले रहे हैं तो नवे दे रहे हैं, पुराने ले रहे नवे दे रहे हैं, लेकिन वो बदलवाते भी रहते हैं। चिराग एक आम कमोडिटी थी वहाँ, आम हर घर में इस्तेमाल होने वाली। ऐसे वो गुजरते हैं महल के पास से, तो वो जो शहजादी है वो सोचती है कि हमारे पास भी तो एक पुराना चिराग पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों रखा है। अच्छा, शहजादी को उस टाइम पे पता था जीनी का, अलादीन के चिराग का? नहीं, शहजादी को नहीं पता, इसीलिए तो वो पुराना चिराग उठा लेती है, उसके बदले में नया चिराग ले लेती है। वो चिराग ही उसे चाहिए था। वो जाता है एक साइड पे होके जाके चिराग नूं रगड़दा है। जिन हाजिर हुंदा है, पहले तो जिन नूं मारदा जुत्तियां कि तू तो मेरा जिन से उत्थे किते चला गया। खैर वो जिन कहते जी मैं हजूर तुहाडा गुलाम, दसो की करा। कहता चुक के महल ए चुक के अफ्रीका पहुँचा। चश्मे ज़दन में वो जो अलादीन का महल है, शहजादी समेत कनीज़ों और खादमाओं और ग़ुलामों समेत वो सारे का सारा अफ्रीका पहुँच जाता है। अच्छा, अलादीन गया होता है शिकार खेलने के लिए। वो बादशाह सवेरे सवेरे सौ के उठता है, मलका नूं कहता है वो मैनू महल खिड़की में खोली है, नज़र नहीं आ रहा महल किधरे। वो कहती जी नज़र कि तू आना, वो है ही नहीं, मैं तो सवेर दी बैठी हाँ नूर पीड़ दे वेले दी, मैं तो महल उदों का नज़र नहीं आ रहा, तेन तो हुण। अब वो हैरान परेशान कि कहाँ गया महल। मुलाजमीन को दौड़ाते हैं, गुलामों को दौड़ाते हैं, ऐलान करवाते हो महल कितने, महल कितने, महल है ही नहीं, महल हुए तो नज़र आए। बादशाह कहता अलादीन नूं फड़ के लियाओ। वो कहते जी शिकार खेलन गया, कहता उन्होंने फड़ के लियाओ और ताड़ो इत्थे लिया के। वो पकड़ लेते हैं अलादीन बेचारा पीटता है कि यार मैं कीता की, मैनूं दसो तो सही। वो मैं दमाद हैगा बादशाह दा, होए मैनूं हत्थ ना लाई, होए मैनूं कोई कुछ ना कवे। वो कहता चल, वो पांदे ने डाले दे विच चुके जाके सीधा जेल दे विच। बादशाह कहता इहनूं कतल कर दिओ, मेरी धी नूं लैके गायब होया, मेरी धी गवाच गई है, मेरे नाल फ्रॉड इहने कीता है, फ्रॉड दे इल्ज़ाम दे विच इत्थे 380 65 70 जो लगदी ला के इहनूं फर्क करो। लेकिन मसला ये होता है कि अलादीन ने लोगों को खिलाया पिलाया बड़ा होता है, राम बड़ा किया होता है, उसकी फैयाजी और सखावत की वजह से लोग उसके गर्विदा होते हैं। वो महल के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, वो नारे ला रहे अलादीन अलादीन आवे 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 आवे, अलादीन आवे आवे, वो जो नारे लगते हैं ऐसे मौक़ों पे। अब वज़ीर कहता है कि हजे नूं मारना ना, खबीस नूं फिर किसी दिन मारांगे, हजे इहनूं छड्ड दिओ, इहनूं मौका दो, मोहलत दो कि ये आपकी बेटी को ढूंढ के लाए, ये मर जाएगा फिर तो वो भी नहीं मिलेगी। बादशाह उसे बुलाता है, कहता है मैनूं पहले ही पता तू है कोई नीच है तू कोई कमी कमीन, तो तू एवें मेरा दमाद बन के बह गया। चल इत्थों निकल, 40 दिन तेनों देना, मेरी धी नूं लभ के लिया, नहीं तो मैं तेरे गाटा ला देंगा। वो बेचारा चला जाता, ज़ाहिर है उसको मौका ही चाहिए होता। बाहर जाके वो लोगों को खैर कहता है तुसीं फिक्र ना करो, मैं वापस आवांगा, मैनूं जरा मैं कम जा रहा, ताड़ी रोटी पानी का कोई हरज नहीं होएगा, ताड़े लंगर खाने खुले रहने ने, मैनूं जरा जान दो कुछ देर बाद। वो कहते हैं बाबा जी जिथे मर्जी जाओ कोई मसला नहीं, डोकी नारे मार देने, निकल जाता। वो सोचते जाऊँ कहाँ, फिरता है बेचारा दरियाओं पहाड़ों में, इधर उधर समुद्रों में, जहाज़ों में। उसको तो चाचा जी का पता ही नहीं, चाचा जी का तो पता ही नहीं, उसके तो वहम गुमान में भी नहीं कि चाचा ने की गुल खिलाता है।
वो सोचता है यार खुदकुशी कर लो, ऐस जिंदगी नालों बेमौत मरण नालों इंज मरण नालों अजियत सह के मरण नालों बेहतर है खुदकुशी कर लो। खुदकुशी करने के तो सोचता है कि चट्टान के ऊपर से अपने आप को लुढ़काएगा, कहीं जाके गिरेगा, मर मुर जाएगा, फेंक लेता है अपने आप को, रोल करता जा रहा है, पहाड़ के ऊपर गिर रहा है, पड़ रहा है। वो जो अंगूठी है ना पहनी हुई, वो अंगूठी रगड़ खा रही है साथ जो चाचा ने दी थी, वो चाचे की अफ्रीकी जादूगर की अंगूठी जो उसने दी थी ना अंदर जाने के लिए, वो रगड़ खाते खाते वो जिन हाजिर हो गया। वो कहता मैनू संभाल ले यार, वो चूके उन्होंने पहाड़ से बिठा दिंदा, वो कहता मेरी जिंदगी संभाल ले, मैं बिठा ली थोड़ी के। खैर वो अंगूठी वाला जिन उसे बताता है कि दरअसल तुम्हारी बीवी ने गलती से चिराग बदलवा लिया था उस जादूगर से, तो वो सारा कुछ उठा के यहाँ से ले गया। ये कहता है मैंने किस तरीके ने मुझे पहुँचाओ वहाँ अफ्रीका पहुँचाओ महल के पास। वो कहता है ठीक है मैं पहुँचा देता हूँ। वो आनन फानन उसे वहाँ पहुँचा देता है। अब वहाँ ये फिरता है, महल देख लेता है, महल के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है कि अंदर कैसे जाऊँ। दरीचे में से झांकती है एक मुलाजिमा जो कि इसे पहचान लेती है, वो पहचान के इसे बुलाती है और इसकी बीवी से मिलवाती है। उस बीवी से जिस पे डोरे डाल रहा है अफ्रीकन जादूगर, क्योंकि वो उस पर आशिक हो चुका है और वो उसे शादी करना चाहता है, सिर्फ उसे मोहलत दे रहा है कि तुम रो पीट लो, सब्र कर लो, जब तुम्हें करार आ जाएगा फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो वो थोड़ा टाइम दे रहा है बस। अच्छा, ये जो अलादीन के चिराग का जिन था और जो अंगूठी वाला जिन था, इसमें से ताकतवर कौन है ज़्यादा? ताकतवर तो जाहिर है अलादीन वाला ही, चिराग वाला जिन ज़्यादा ताकतवर है। अगर अंगूठी वाला ताकतवर होता तो उसको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अंगूठी वाला जिन थोड़ा बहुत रास्ता दस दिंदा है, छोटे मोटे काम कर दिंदा, लेकिन बड़े काम अलादीन वाला ही जिन वो पांदा है। तो खैर अब वो बुरे से कपड़े पहनता है, चीथड़ों वाले कपड़े पहनता है और बाज़ार चला जाता है। अलादीन अपनी बीवी से मिल चुका है, वो से कहता तुम फिक्र ना करो, मैं इसका एक पक्का इंतज़ाम करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा वक्त दो। वो कहते तेनों कुछ कहा नहीं है? वो कहते नहीं जी मैंने तो सरताज उन्हें हाथ भी नहीं लाया। उन्होंने कहा बस ठीक है, हाथ लाने तो पहले मैं तुम्हें की शहद देंगा तो वो काम कर दें। वो जाता है बाज़ार जाके एक बड़ा ही मोहलक सा जहर ख़रीदता है और ला के शहज़ादी को देता है और कहता है कि जब तुम उसे माइल करो अपनी तरफ, ये एक खबीस रूह है, ये इस उम्मीद में कि तुम इसकी तरफ माइल हो रही हो, ये वो सब कुछ कर जाएगा जो तुम चाह रही होगी। तो जब ये माइल हो जाए तुम्हारी तरफ तो तुम जहर डाल देना जाम में, मैं बारल पर्दे से पीछे खलोता हुआगा। हो गई ठीक, जहर दे देते। वो आता है, शहज़ादी उसे रिझाती है अपनी अदाओं से। वो कहती है मैंने बड़ा गौर किया, बड़ा सोचा है, जब ज़िंदगी गुजारनी ही है तुम्हारे साथ तो अच्छे तरीके से क्यों ना गुजार लो। तुम इतने बुरे आदमी भी नहीं हो और वो भी कोई इतना अच्छा आदमी नहीं था जिसके साथ मैं पहले रह रही थी, तो हम मेरा ख्याल है मिल के रह सकते हैं, लेकिन ये कि तुम्हें हमारे दस्तूर की पाबंदी करनी पड़ेगी। और दस्तूर क्या है? दस्तूर ये है कि मोहब्बत में महबूबा पहले जाम पिलाती है, फिर महबूब जाम पिलाता है। वो कहता जी जिन्हें मर्जी जाम हो जाता है, जाके बोतल खोल लेता डमाडम, ये जाम में जहर मिला के उसको पेश कर देती है। वो जहर पी लेता है, जाम पीता है, जहर भी पी लेता है। वो जहर इतना मोहलिक होता है, वो फड़कता नहीं, चंद सेकंड में मर जाता है वो। अब वाला दिन बाहर आता है और चिराग उससे ले लेता है, चिराग को रगड़ता है, जिन हाजिर होता है, कहता है तू है कहते नाल मैंने ठीक ठीक था। उन्हें कहा हुजूर जी तेरे कोल चिराग होगा, मैं तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही जाना ने, मेरी किस्मत ही ऐसी, मैं की करा। वो कहता चल ठीक है वापस लेके चल। अब वो महल फिर वापस आ जाता है पीकन में, महल के सामने, बादशाह के महल के सामने। फिर एक दफ़े वो सब मेला सज जाता है। अब अफ्रीकन जादूगर का एक भाई है जो ये सोचता है कि इसने मेरे भाई के साथ किया क्या है, मैं बदला लूँगा, क्योंकि वो हैं तो सारे जादूगर ही ना। वो पहुँचता है पीकन, और पीकन में उस ज़माने में एक फ़ातिमा नामी ख़ातून है जो बड़ी बरगुज़ीदा हस्ती हैं, सब लोग जिनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, दुआएं लेते हैं, और उनके पास एक मोजज़ा है, उनके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो हाथ से सर का दर्द दूर कर देती हैं, हाथ रखने से। ये खबीस, ये जो जादूगर का भाई है, उसके घर जाता है फ़ातिमा साहिबा के और बताता है कि उसके सर में दर्द है और बहुत बेहाल है दर्द से, लेकिन इससे पहले कि वो शिफा के लिए कुछ करें ये उन्हें कत्ल कर देते हैं। जादूगर का भाई कत्ल करके उनकी लाश को दरिया में बहा देता है और ख़ुद फ़ातिमा बन जाता है। अच्छा, जादू से बन जाता है, वो रूप धार लेता है, वो कपड़े पहन लेता है और चला जाता है अलादीन की बीवी के पास, जो कि काफ़ी बेवकूफ़ वाक़ई हुई है। वो नहीं पहचानती
और वो ये बरगुज़ीदा हस्ती समझ के उन्हें अपने घर में रख लेती है। अब सिलसिला शुरू हो जाता है। ये मौके की ताक में होता है जो फातिमा बना हुआ है जादूगर का भाई, कि जब कभी मौका मिलेगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। एक दिन बाग की सैर करते हुए फातिमा जो बना हुआ है अलादीन की बीवी से ये कहता है कि इस महल में सब कुछ मौजूद है, काश यहाँ सीमुर्ग का अंडा हो। सीमुर्ग एक रुख, एक माउंटेन्स में एक रुख, एक परिंदा है जिसका कि अंडा, जैसे सीमुर्ग कहते हैं, अगर वो अंडा हो यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाए, बस वो कमी है। वो कहती कोई गल नहीं मंगा लांगे, मैं अलादीन को कहनी है सीमुर्ग का अंडा आ जाएगा। वो शाम को अलादीन से कहती है कि सीमुर्ग का अंडा अगर यहाँ आ जाए। अलादीन तो क्योंकि उसकी हर बात मानता है, वो चिराग रगड़ता है, जिन हाजिर होंगे तो जिन को कहता है कि जा भाई सीमुर्ग का अंडा लिया, असी महल 'च रखना है। अब वो ये सुन के जिन सीख पा गुस्से में लाल बपूका हो जाता है। वो क्या वजह ये वो कहता है तुमने मेरा वो माबूद है जिसका तुमने अंडा मांगा है, ये तुम कैसे ये गुस्ताखी कर सकते हो। ये मेरा अगर तुम गलत फहमी का शिकार ना होते, अगर तुम किसी एक फैलेसी का शिकार ना होते, गुमराही का शिकार ना होते, तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। वो वेखदा यार है तो मेरे अगे कभी चूं नहीं की थी, मैं तो एनु जो दाल रोटी देना खा लेंदा चुप करके, ये एडा भौंकन डे। अब ये अलादीन सोचता है, वो कहता यार होया कि खुदा दा खौफ कर, मैं आका हैगा। वो कहता तू आका ही है लेकिन तेरे नाल बड़ी ज्यादती हो रही है, तेरे घर दे विच बड़िया होया अफरीकी जादूगर दा भरा, और वो बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हारी बीवी को, और तुम उसे सीमुर्ग का अंडा मांग रहे हो। तो पागल तो नहीं हैगा, तू सोचा भी कर, एडा वड्डा हो गया है, कई महल बना चुके हैं, बादशाह दी धी नाल विआह कर चुके हैं, सोचना समझना तो आ रही है तू। बस अलादीन जो है वो समझ लेता है, जब एक बार समझ में आ जाए बात उसके, फिर तो वो अलादीन ये कहता है अपनी बीवी से कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम फातिमा साहबा को बुलाओ, वो आके मेरे शिफा दें, मेरे सर पे हाथ रखें, मैं ठीक हो जाऊँगा। वो फातिमा जो कि एक्चुअली जादूगर का भाई है उन्हें कहती हैं, वो करीब आती है और सोचती कि बस यही मौका था, इसी मौके का मैं इंतज़ार कर रही थी। वो खंजर उड़स लेती है अपने जेब में कि मैं जाके इस खंजर उतार दूंगी, लेकिन इससे पहले कि वो खंजर उसके सीने में उतारती, अलादीन अफ्रीकी जादूगर के भाई के टुकड़े कर देते अपनी तलवार से। उसकी बीवी कहती है आपने क्या किया, वो तो इतनी बरगुजीदा हंसते होने का, कोई बरगुजीदा नहीं है, कपड़े लाओ, ए देखो औरत है नहीं तो बंदा है, तो ड्रामा कर रहे सी। तो ये है व्हाट्सएप अलिफ लैल्वी कहानियाँ जो बच्चों में, बूढ़ों में, बड़ों में, हर जगह, हर रीजन में, हर हेमिस्फीयर में, हर जगह बहुत मकबूल हुई। आप जितनी भी कहानियाँ दुनिया में देखेंगे, इंसानी हिर्स, लालच, तमा, खौफ, हसद, रकाबत, दुश्मनी, मोहब्बत, जितनी भी कहानियाँ हैं वो इन कहानियों से ही माखूज़ हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट अल्फ लैल्वी दास्तानों का तीसरा एपिसोड था। अगर आप मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अभी बताएं।